अगले टॉपिक की तरफ, वो है फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि नागरिकता प्री और मेंस वैसे आरएस के सिलेबस में नहीं है, हालांकि अपन फाउंडेशन क्लासेस के अंदर ये करवाते हैं नागरिकता। और अच्छी बात ये हुई कि करवाया तो हुआ था और इस बार मेंस के अंदर क्वेश्चन भी आ गया। हालांकि थोड़ी सी बुरी बात ये रही कि जितना मैंने करवाया था वहां से तो क्वेश्चन उन्होंने शुरू किया था, यानी कि मैंने तो नागरिकता संशोधन अधिनियम पूरा करवाया था, लेकिन उन्होंने पूछा कि ओसीआई जो है उसकी नागरिकता कैसे रद्द हो सकती है, तो एक स्टेप और आगे चले गए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें खुद को और अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन कहें नागरिकता वैसे सिलेबस में नहीं है, प्री में बहुत कम संभावना है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हालांकि हम पेपर में 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन पढ़ेंगे भाग 3 जो कि है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होते हैं? तो वो ऐसे अधिकार जिसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो यदि हमें ना मिले तो। सबसे पहले यूएसए के अंदर माने जाते हैं कि फंडामेंटल राइट जो शुरू हुए 1791 में बिल ऑफ राइट्स नाम से। किस नाम से? बिल ऑफ राइट्स नाम से यूएसए के अंदर शुरू हुए। भारत के अंदर बात करें तो जो फंडामेंटल राइट है, आपको पता है, एक बनी थी उप समिति। बताओ कौन सी उप समिति थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधीन बनी थी एक उप समिति जिसका काम क्या था? फंडामेंटल राइट के ऊपर रिसर्च करना। कौन सी थी? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जिसके अध्यक्ष थे। उससे पहले एक और समिति बन चुकी थी, तेज बहादुर सप्रू समिति। कौन सी? तेज बहादुर सप्रू समिति। उन्होंने फंडामेंटल राइट की भी बात की थी। यदि हम थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री में चलें, तो आपको पता होगा 1931 का जो अहमदाबाद सेशन था जिसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट की पहली बार बात की गई थी। उससे पहले 1928 की जो नेहरू समिति की रिपोर्ट थी, मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट देखा था, उसके अंदर भी फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। तो हिस्टोरिकल वे में अंग्रेजों के सामने हमने 1928 में नेहरू समिति के माध्यम से और अहमदाबाद सेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जब अध्यक्ष थे उसके माध्यम से रिपोर्ट रख दी थी। फिर तेज बहादुर सप्रू समिति ने भी रिपोर्ट रख दी थी। लेकिन जब संविधान बनने लगा तब सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया और फिर उसके अंडर में एक सब कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। और इसके अकॉर्डिंग भारत के संविधान में भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 के बीच फंडामेंटल राइट रखे गए। ओरिजिनली जो है मूल रूप से भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार बताए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा लिया और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 मौलिक अधिकार भारत के संविधान में बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं एक एक करके हम पढ़ेंगे। और फंडामेंटल राइट के बारे में विशेष बात यह है कि भारत के संविधान में जितना डिटेल में इनको लिखा गया है वैसा किसी दूसरे संविधान में नहीं लिखा गया। दूसरे संविधान में डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, उसमें दायरा बड़ा होगा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं लिखा गया जितना भारत के संविधान में लिखा गया। एक एक चीज को क्लियर करके बताया गया है। तो आज के समय में 6 कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट है ये किसके लिए है, कौन है जिसके ऊपर ये लागू होगा कि हाँ आपको ये सब नहीं करना, और कौन से कानूनों पर ये लागू होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 12 के अंदर बताया गया राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। उसके अंदर बताया गया जो स्टेट है वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। और स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन आता है? तो स्टेट की डेफिनेशन में बताया गया है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अदर। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, कार्यपालिका और विधायिका। और अदर के अंदर हम बात करें पीएसयू। पीएसयू का मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जो भी हमारे ये जो सरकारी कंपनियां होती है वो। और क्या आता है? लोकल गवर्नमेंट। और क्या आता है? स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो राज्य द्वारा पोषित संस्थान है वो इसके अंदर आते हैं। कुल मिलाकर हम यहां पर बात करें तो ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जिनको फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना ही करना है। क्या लोकल गवर्नमेंट यानी कि सरपंच हमारे साथ धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो स्टेट का पार्ट है। क्या जो भी सरकारी कंपनी है, एलआईसी है, क्या वो हमारे साथ भेदभाव कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो एक पीएसयू है। जो स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन है क्या वो भेदभाव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरीके से क्या केंद्र सरकार भेदभाव कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वो भी नहीं कर सकती। कोई भी जो इनमें से हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब क्या है? राज्य की परिभाषा में आते हैं। अब मैं यहां पर एक जजमेंट का नाम भूल रहा हूं, लेकिन बीसीसीआई के बारे में प्रश्न उठा कि बीसीसीआई क्या स्टेट की डेफिनेशन में आता है या फिर नहीं आता। तो ध्यान रखना बीसीसीआई जो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता।
बीसीसीआई तो जान गए, जो कि हमारे क्रिकेट मैच वगैरह आईपीएल वगैरह ही जो करवाती है, तो बीसीसीआई। तो बीसीसीआई क्या स्टेट के डेफिनेशन में आता है क्या? तो बीसीसीआई स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आता, किसी एक एग्जाम में पूछा गया था, है ना। और उस कोई केस का नाम है वो मैं भूल रहा हूँ, मैं बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा आपको, जैसे मुझे याद आएगा मैं बता दूंगा। तो बीसीसीआई जो वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता, ये ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 13 की, जिसके अंदर बताया गया है कि ये जो राइट टू जो भी फंडामेंटल राइट है ये किस तरीके से लागू होंगे। यदि कि हम कह रहे हैं कि स्टेट को फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन यदि स्टेट ने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट नहीं किया तो क्या होगा? तो वो बताया गया आर्टिकल 13 में। क्या बताया गया है कि मान लेते हैं स्टेट ने ऐसा कोई कानून बना दिया जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, स्टेट ने ऐसा कोई भी कानून बना दिया जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो हम कहां जाए दौड़ के, कौन हमारी रक्षा करेगा? तो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, इवन अपन बाद में देखेंगे हाई कोर्ट भी जा सकते हो। कहने का मतलब जो जुडिशरी है वो इस मामले में क्या करेगी? इस कानून का रिव्यू करेगी। और यदि जुडिशरी को लगता है कि ये कानून वाकई में फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो उसके द्वारा उसे क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। तो आपने आर्टिकल 12 में ये तो बता दिया कि फंडामेंटल राइट किसके ऊपर लागू होता है, लेकिन ये भी बताना पड़ेगा, जैसे इन्होंने एक ऑप्शन बता रहे, एसोसिएशन ऑफ बिहार बनाम बीसीसीआई मामला 2013। सही बात है, यही था वो केस, एसोसिएशन ऑफ बिहार बनाम बीसीसीआई मामला 2013, है ना। एसोसिएशन ऑफ बिहार बनाम बीसीसीआई मामला 2013, जिसमें कहा गया कि बीसीसीआई जो वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता। तो हम बात ही कर रहे थे कि मान लेते हैं कि यह कानून बना दिया तो हम क्या करें, हमारे पास बचने का क्या रास्ता है? तो बचने का रास्ता क्या बताया गया है कि यदि ऐसा कोई कानून बना दिया जो कि मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो जुडिशरी क्या करेगी? इसका रिव्यू करेगी, समीक्षा करेगी, क्या वाकई में मूल अधिकारों के खिलाफ है क्या? और यदि उसे लगता है कि हाँ ये मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो जुडिशरी द्वारा उसे क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि यहां पर कौन से लॉ की बात चल रही है? क्या जब संविधान बन गया उसके बाद के कानूनों की बात चल रही है क्या? तो बिल्कुल, संविधान बनने के बाद के कानून जो है उसकी तो चल ही रही है, लेकिन संविधान से पहले के जो कानून है उसके ऊपर भी चल रही है। संविधान के पहले मतलब जो अंग्रेजों ने बनाए हैं, हमने बहुत सारे अंग्रेजों के कानून को एज इट इज जो है वो अडॉप्ट कर लिया, उनको रद्द नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे जो सीआरपीसी आईपीसी जो कानून है अब बदले गए हैं, बाकी कानून तो ये 1860 1873 के हैं, बदले अब गए हैं। क्या आईपीसी के अंदर कोई ऐसी चीज है जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है? तो क्या ये भी रद्द हो जाएगी क्या? बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को क्लियर लिखता है, वो कानून भले ही संविधान बनने से पहले का है या फिर संविधान बनने के बाद का है। फिर बात ये आती है कि क्या आईपीसी के अंदर मान लेते हैं टोटल 400 प्रोविजन है, 400 सेक्शन है, धाराएं हैं अलग अलग। पहली धारा फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं है, ओके है। दूसरी धारा ओके है। तीसरी धारा फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट लगती है, तो क्या तीसरी धारा को ही रद्द करेंगे या फिर पूरे कानून को रद्द कर देंगे? क्या सिर्फ एक सेक्शन को रद्द करेंगे या फिर पूरे कानून को रद्द कर देंगे? क्या लगता है? तो आप कहोगे सिर्फ एक सेक्शन को करेंगे, केवल एक के चक्कर में पूरा कानून थोड़ी रद्द करेंगे, केवल यही तो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, टोटल तो ऐसे 400 सेक्शन है। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो इसमें यह कहा गया है, अब पूरी लाइन को अपन फिर से रिपीट करते हैं। अब कहा गया संविधान बनने से पहले का या बाद का ऐसा कोई भी कानून जो कि मूल अधिकारों के अगेंस्ट है, जुडिशरी द्वारा उसे रिव्यू किया जाएगा, और यदि वो मूल अधिकारों के अगेंस्ट है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन पूरे कानून को नहीं, सिर्फ उतने ही भाग को जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, सिर्फ उतने ही भाग को जो कि फंडामेंटल राइट के क्या है? अगेंस्ट है। इसको अपन बोलते हैं पृथकता का नियम। पृथकता का मतलब कि जो सही है उसे अलग रखो और जो गलत है उसे अलग रखो, इसे पृथकता का नियम कहते हैं। कि पूरे जो लॉ है उसे रद्द नहीं करेंगे, सिर्फ उस सेक्शन को करेंगे। फिर एक प्रश्न यह भी आता है कि आपने कहा कि संविधान बनने से पहले का कानून या संविधान बनने के बाद का कानून, लेकिन कानून का मतलब क्या होता है? लॉ की डेफिनेशन क्या है? लॉ किसे कहोगे? ये अपने आप में बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा। तो लॉ के अंदर संविधान में क्या क्या लिखा गया है? तो लॉ के अंदर संविधान के अंदर लिखा गया एक्ट। ये अच्छा, लॉ की डेफिनेशन कौन से में बताई गई है? तो आर्टिकल 13(3) के अंदर बताई गई है कि ऐसा कोई भी एक्ट है, अधिनियम है। एक्ट क्या होता है? जो पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता है उसको अपन एक्ट कहते हैं। या फिर किसी भी प्रकार का रूल है, रूल्स हो, रूल्स एंड रेगुलेशन हो, या फिर किसी भी प्रकार का कोई ऑर्डर है, इन सबको, या फिर किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन है,
या फिर किसी प्रकार का कोई ऑर्डिनेंस है, या फिर किसी प्रकार की ऐसी कोई सोशल कस्टम है जो कि विधि का बल रखती हो, ऐसी कोई सामाजिक प्रथा है जो कि विधि का बल रखती हो, ऐसी सारी चीजें कानून मानी जाएंगी। समझते हैं क्या है। सबसे पहली बात एक्ट। एक्ट क्या होता है? जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर पास करे उसको कहते हैं। फिर आता है रूल्स। रूल्स मंत्री के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे पार्लियामेंट ने तो कानून बना दिया कि ईडब्ल्यूएस नाम का रिजर्वेशन दे रहे हैं, कितना? 10%। लेकिन अब इसके रूल बनाने पड़ेंगे ना। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनेगा कहां से, कब तक वैलिड होगा, क्या डॉक्यूमेंट पेश करने हैं, कब तक वो बना सकते हैं, ऐसी सारी चीजें क्या कहलाती है? रूल्स कहलाती है। ये सारी चीजें पार्लियामेंट नहीं बनाती, ये सारी चीजें मंत्री बनाते हैं। तो क्या ऐसे रूल्स में भेदभाव कर दें क्या? एक्ट में तो नहीं करेंगे, रूल्स में कर दें क्या? धर्म के आधार पर ना, इसमें भी नहीं कर सकते। लेकिन आदेश में भी नहीं कर सकते। आदेश कैसे? कलेक्टर महोदय आदेश निकालते हैं कि ज्यादा बारिश है इसलिए छुट्टी कर रहे हैं, लेकिन इस धर्म के लोगों को तो आना है। क्या ऐसा कोई आदेश निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। मतलब आदेश भी किस में आता है? लॉ की डेफिनेशन में। नोटिफिकेशन, जो आपके आरपीएससी का नोटिफिकेशन है उसके अंदर ऐसा कोई भेदभाव हो कि इस जाति का, इस धर्म के, इस, या फिर कहते हैं महिलाओं को पेपर ही नहीं दे सकते, ऐसा नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये भी किसमें आता है? लॉ में आता है। या फिर ऑर्डिनेंस, राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस निकाला जाता है। या फिर ऐसे कोई सोशल कस्टम, ऐसी कोई सामाजिक प्रथा जो कि विधि का बल रखती हो। फॉर एग्जाम्पल सबरीमाला मंदिर। आप कहोगे सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश नहीं है, इसको क्यों रद्द कर रहे हो? आपने तो कहा था ना कानून। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश नहीं, ये कोई सरकार का बनाया हुआ कानून थोड़ी है, किसी मंत्री के द्वारा बनाया रूल्स थोड़ी है, किसी कलेक्टर का निकाला हुआ आदेश थोड़ी है, आरपीसी का निकाला हुआ नोटिफिकेशन थोड़ी है, राष्ट्रपति का निकाला हुआ ऑर्डिनेंस थोड़ी है। ये तो लोगों ने बनाया है। क्या ये भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है? इसको भी रद्द कर देंगे क्या? इसका भी रिव्यू करेंगे क्या? तो कहा गया बिल्कुल, ऐसी कोई भी सामाजिक प्रथा जो विधि का बल रखती हो, जो एक्चुअल में लोग जो है वो उसको मानते हो, रिलीजियसली फॉलो करते हो, सारे के सारे लोग बिना किसी अपवाद के मानते हो, लेकिन यदि वो प्रथा फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। भले वो ट्रिपल तलाक हो, भले फिर वो सबरीमाला विवाद हो, इन सबको जो रद्द किया जा सकता है। अब अपन आर्टिकल 13 को समराइज कर सकते हैं। संविधान बनने से पहले का या संविधान बनने के बाद का कोई भी ऐसा कानून, कानून मतलब नोटिफिकेशन, ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, सोशल कस्टम, यदि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हुआ तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। जुडिशरी रिव्यू करेगी, रद्द कर देगी, लेकिन पूरे कानून को नहीं, सिर्फ उसी भाग को जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। और इस बात को हम पृथकता के नियम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की किसके बारे में? आर्टिकल 13 के बाद। अब अपन चलते हैं, ये तो हमने सारा मोटा मोटी जान लिया, बेसिक समझ के आगे। अब अपन चलते हैं एक एक करके अलग अलग फंडामेंटल राइट पर। सबसे पहले आर्टिकल 14 टू 18 के बीच में, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में क्या बताए गए हैं? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार बताया गया है। 14 से 18 के बीच में क्या बताया गया है? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। इसमें सबसे पहले आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 बताता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, समानता के अधिकार, और बताता है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मुझे एक शब्द बताओ जो अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है, वो ये था कि हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव में जब समता पढ़ रहे थे, इक्वालिटी पढ़ रहे थे, तो 3 प्रकार की इक्वालिटी की बात की थी, प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष समता। लेकिन प्रेम्बल में आते आते हमने विधि के समक्ष समता को हटा लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अधूरी थी, अपन ने उस समय में कहा था। लेकिन कैसे थी अधूरी वो देख लेते हैं। तो आर्टिकल 14 में 2 शब्दों को एक्सप्लेन किया गया है। एक है विधि के समक्ष समता, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा शब्द है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण। देखो, इसका मतलब ये होता है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। सभी के साथ क्या किया जाएगा? समान व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, सभी के साथ समान व्यवहार होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन क्या एक्चुअल में ये बात पूरी है? क्या एक्चुअल में अनाज लेने के लिए एक लाइन जो लगी हुई है, उसमें बूढ़ी महिला आती है, तो क्या आप उसको लाइन में खड़े करोगे? क्या सबके लिए समान व्यवहार करोगे? नहीं नहीं नहीं, हम कहेंगे नहीं, उस बूढ़ी महिला के लिए तो अलग से लाइन लगाई जा सकती है, महिलाओं के लिए अलग से लाइन हो सकती है। तो फिर मैं कहूंगा फिर सब लोगों के साथ समान व्यवहार कैसे हुआ? इसका मतलब है सब लोगों के साथ समान व्यवहार करने से काम नहीं चलेगा। तो फिर कैसे काम चलेगा? जिनकी परिस्थितियां समान हैं उनके साथ समान व्यवहार होगा। पुरुष जो है उनके साथ समान होगा, महिलाओं के साथ अलग होगा, या फिर किसी की परिस्थिति अलग है उसके साथ अलग व्यवहार हो सकता है।
इस बात को बताने के लिए दूसरा शब्द यूज किया गया, कौन सा? विधि का समान संरक्षण, जिसमें कहा गया कि समान परिस्थितियों में ही समान व्यवहार किया जाएगा। यह शब्द एक तरीके से नेगेटिव है। कैसे? ये कहता है कि आपको किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, लेकिन यह शब्द पॉजिटिव है जो कि कहता है कि किसी की परिस्थिति अलग है, उसके साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को लागू करता है, ये डिस्क्रिमिनेशन से मना करता है, इसलिए नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यदि आप कभी बात ही भूल जाओ ब्रिटेन यूएसए वाली, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, जब हमारा संविधान बिल्कुल बनना शुरू हुआ था, जब 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रख रहे हैं, हमारे ऊपर प्रभाव किसका था? ब्रिटेन का था। इसीलिए हमने उद्देश्य प्रस्ताव में क्या लिख दिया? विधि के समक्ष समता। लेकिन जब हमने 60 देशों के संविधान पढ़े तब हमें लगा कि ये बात अधूरी है। यूएसए वाले संविधान में एक बात और लिखी हुई थी, उसको भी रखना जरूरी है। ठीक है, इसलिए जो हमने यहां पर कौन सा शब्द रखा? विधि का समान संरक्षण। और ये कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। और इन दोनों शब्दों को एक्सप्लेन किया गया कहां पर? आर्टिकल 14 के अंदर। तो आर्टिकल 14 की हमने बात की, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। और ये कहां से लिया गया? यूएसए से। ये कैसा टर्म है? नेगेटिव। ये कैसा है? पॉजिटिव। ये क्या कहता है? कानून के समक्ष सभी क्या है? समान है। ये क्या कहता है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। ऑल्दो आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम समान व्यवहार नहीं करते। आपको वो तो आप कह ही रहे हो ना समान संरक्षण, वो बात भी ठीक है, लेकिन उनकी परिस्थितियां कोई नकारात्मक नहीं है, पर फिर भी हम उनके साथ समान व्यवहार नहीं करते। वो कौन है? वो है आपके प्रेसिडेंट और गवर्नर। इनको पावर मिली हुई है आर्टिकल 361 के तहत। आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद देख रहे हैं कि समानता का व्यवहार कुछ लोगों के साथ नहीं होता। कौन है वो? प्रेसिडेंट और गवर्नर। कौन से आर्टिकल से? 361 से। क्या पावर मिलती है उनको? उनको पहला कहा गया कि आपके ऊपर किसी प्रकार का क्रिमिनल केस नहीं होगा, किसी भी प्रकार का। जब तक वो पद पर है, भले किसी के चाकू घोंप दें, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार का क्रिमिनल केस नहीं होगा जब तक पद पर है। दूसरा, उनको किसी भी प्रकार से अरेस्ट नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता पद पे रहते हुए। अच्छा थोड़ी लगता है देश के राष्ट्रपति गिरफ्तार होके जा रहे हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उनके ऊपर यदि सिविल केस भी चलाना है तो भी 2 महीने का कम से कम नोटिस देना पड़ेगा। तो क्या क्या शक्तियां बता दी? सबसे पहला, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, और जो है उनको 2 महीने का नोटिस जरूर दिया जाएगा यदि सिविल केस भी चलाना है तो। और दूसरी बात, उन्होंने यदि कोई भी अपना कोई डिसीजन लिया है उसके लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने किसी फाइल पर साइन कर दिए, बाद में पता लगा इसमें भ्रष्टाचार था, तो भाई राष्ट्रपति का कोई दोष नहीं है। राष्ट्रपति के पास इतनी सारी फाइलें आती हैं, उसमें भ्रष्टाचार था या नहीं था वो काम मंत्री का है, मंत्री लेके क्यों आए। इसलिए उन्होंने पद पर रहते हुए कोई भी काम किया है, इसके लिए उन्हें कोर्ट में जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ये 4 शक्तियां दी गई है प्रेसिडेंट और गवर्नर को। कौन से आर्टिकल से? 361 से। याद रह जाएगा, प्रेसिडेंट और गवर्नर को कौन कौन सी शक्तियां दी गई है? क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा, सिविल केस के लिए 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा, और पद पर रहते हुए किसी भी कार्य के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। क्वेश्चन पूछ लें क्या? तो बताओ, मैं ऑप्शन दे देता हूं। पहला, विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ शब्द यूएसए से लिया गया है। यह एक पॉजिटिव टर्म है और राष्ट्रपति के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी सिविल केस नहीं किया जा सकता। कौन कौन सा सही है? पहला, विधि के समक्ष समता शब्द यूएसए से लिया गया। सही है गलत है? गलत है, क्योंकि ये तो ब्रिटेन। यह पॉजिटिव एक टर्म है। गलत है, क्योंकि ये नेगेटिव। राष्ट्रपति के ऊपर किसी प्रकार का सिविल केस नहीं हो सकता। गलत है, सिविल केस हो सकता है, 2 महीने का नोटिस। लेकिन मैं यहां पर लिख देता किसी प्रकार का क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, तब ये स्टेटमेंट क्या होता? सही। ठीक है, तो ये हमने बात की आर्टिकल 14 की। अब चलते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 तो एक ओवरऑल थ्योरी देता है कि भेदभाव नहीं करना। अब एक्चुअल में क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी चीज कहां पर डिफाइन की गई है? तो वो आर्टिकल 15 में की गई है। सबसे पहले क्या कहा गया? आर्टिकल 15 में कहा गया है 5 चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किन किन चीजों के आधार पर? धर्म, रिलीजन, मूलवंश, रेस, जाति, लिंग और जन्म स्थान। 5 चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। किस आधार पर? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार। ये जो 5 आधार है इनको याद रखना। आर्टिकल 16 में अलग है, 23 में अलग है, 29 में अलग है। ये इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। तो 5 को हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए कैसे याद करते हैं? धम जलज।
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। दूसरा इसमें पॉइंट है कि ये तो हो गया कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा इन 5 आधार पर। पहला पॉइंट तो क्या है, स्टेट इन 5 आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। 15(2) ये कहता है कि पब्लिक प्लेसेस में निजी व्यक्ति भी इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, तो यानी कि ये जो अधिकार है निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी है। कहने का मतलब इनके साथ पब्लिक प्लेसेस में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब पहली लाइन का मतलब तो ये हुआ कि जो स्टेट है वो इन 5 चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, रोजगार देना है, क्या धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन आप कहोगे किसी दुकान में एंट्री उसको ले सकता है कि नहीं ले सकता, उसके आधार पर भेदभाव हो सकता है क्या? कि किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर इस दुकान में आपकी एंट्री नहीं है, क्या ऐसा मना किया जा सकता है? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो क्या है? पब्लिक प्लेस है। दुकान है, मॉल है, रेस्टोरेंट है, ये क्या है? पब्लिक प्लेस। यहां पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्या मेरे घर में इस व्यक्ति को मैं एंट्री नहीं लेने दूंगा, ऐसा कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरा क्या है? प्राइवेट स्पेस है ना, पर्सनल स्पेस है। जबकि पब्लिक प्लेसेस पर इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पहली 2 बातों में तो कह दिया भेदभाव नहीं करेंगे। किन आधार पर? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। उसके आगे के में कहा गया कुछ लोगों के साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। किनके साथ? तो पहले कहा गया 15(3) में महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है, उनके लिए विशेष योजनाएं चलाई जा सकती है। ऐसे कहा जा सकता है कि 12th में लड़कियों के इतने नंबर आएंगे तो स्कूटी दिलाई जाएगी, लड़कों को तो भाई इतने से कम आ गए तो वो एक राजदूत दिलाया जाएगा ताकि आप दूध बेच सको उसके ऊपर। लड़कों के लिए कोई नहीं है। लड़के जाके ऐसा आंदोलन कर दे कि हमारे साथ तो ये भेदभाव हो रहा है, तो ऐसा भेदभाव होगा क्योंकि महिलाओं के साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बसेस के अंदर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए अलग से सीट रखी जा सकती है। तो 15(3) जो वो क्या कहता है, महिलाओं और बच्चों के लिए क्या किए जा सकते हैं? स्पेशल प्रोविजन किए जा सकते हैं। 15(4) क्या कहता है? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के साथ भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, उनके लिए विशेष योजनाएं चलाई जा सकती है। किसके अंदर? 15(4) किसमें कहता है? सोशली और एजुकेशनली। बात को बड़े ध्यान से सुनना। सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े। क्या यहां पर आर्थिक शब्द लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। हमारे यहां पर जो विशेष योजनाएं चलाने की बात कही गई है वो किसके लिए लिखी गई है? सामाजिक और शैक्षणिक, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। क्या ईडब्ल्यूएस लिखा है क्या? तो सर यहां पर अभी तक तो ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ नहीं आया। तो 15(1) में अपन ने क्या कहा? भेदभाव नहीं करना। किस आधार पर? धमजलज। सेकंड में क्या कहा? पब्लिक प्लेसेस पर भी भेदभाव नहीं करना। 15(3) में क्या कहा? महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। 15(4) में क्या कहा? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के साथ में भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, उनके लिए विशेष योजनाएं चलाई जा सकती है। अभी तक 15(4) तक कहीं पर रिजर्वेशन की बात नहीं आई। रिजर्वेशन की बात कहां पर आती है? रिजर्वेशन की बात आती है 15(5) में। अभी तक विशेष योजनाओं की बात है सिर्फ। 15(5) जब वो रिजर्वेशन की बात करता है, 15(5) कहता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, शैक्षणिक संस्थान जो है वहां पर आरक्षण दिया जा सकता है। किसे? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को। 15(5) क्या कहता है? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, शैक्षणिक संस्थाओं में, आईआईटी में एडमिशन के लिए, एमबीबीएस में एडमिशन के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। फिर बात आई क्या निजी संस्थाओं में भी हो सकता है क्या? तो भाई कुछ निजी संस्थाओं में भी आरक्षण हो सकता है। ये नहीं कह रहे होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है। जो सरकार के द्वारा फंडेड है ऐसे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन हो सकता है। फिर बात आती है क्या माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण हो सकता है क्या? उसमें नहीं हो सकता। ये क्या होती है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? क्या होते हैं? तो हमारे देश में जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, उनको अपने लिए अलग से शिक्षण संस्थान बनाने का अधिकार है। आगे चल के पढ़ेंगे आर्टिकल 29 के अंदर। उनको अपने लिए अलग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने का अधिकार है। फॉर एग्जांपल जामिया मिलिया हो गया, या फिर सिख धर्म के बहुत सारे ऐसे हैं, या फिर संस्कृत विद्यालय हो गए। क्या इसमें भी रिजर्वेशन रहेगा क्या? ना ना ना, वो बनाए ही अल्पसंख्यकों के लिए है, और आप कहोगे सबको लो उसके अंदर, तो वो नहीं होगा। तो 15(5) किसके लिए कहता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन हो सकता है, लेकिन किसके लिए? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए। ठीक है, और निजी संस्थाओं में भी हो सकता है क्या? निजी में भी हो सकता है, लेकिन कहां नहीं होगा? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं होगा।
उसके बाद आता है 15(6). 15(6) कहता है जो कि नया जुड़ा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जा सकता है। ये भी कहां पर, नौकरियों में क्या ना सर, आर्टिकल 15 में नौकरियों का नाम ही नहीं लिया गया। आर्टिकल 15 तो बात कर रहा है किसकी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण जो वो दिया जा सकता है। कौन से आर्टिकल से जोड़ा गया, 15(6). कौन से संविधान संशोधन से, 103वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ, 2019 के अंदर। 103वां संविधान संशोधन 2019, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की बात यहां पर कही गई। यहां पर एक आयोग बना था, आयोग का नाम अपडेट कर लेना, सिन्हो आयोग। इस सिन्हो आयोग की रिकमेंडेशन पर यह 10% आरक्षण की बात जोड़ी गई। सिन्हो आयोग बना था जिसने रिकमेंड किया था कि 10% आरक्षण जो वो दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल 15 की बात पूरी की। यदि आपको इससे भी ज्यादा डिटेल में समझना है तो फिर आपको क्लासेस में आना पड़ेगा। ये अपनी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं सर। अपन यहाँ पर पूरा इसको एक्सप्लेन कर दें, पूरा रिजर्वेशन किसे क्या मिलता है, जो अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है कि ये पूरा आर्टिकल 15 और 16 में ना पूरे 2-3 घंटे लगते हैं एक्सप्लेन करने में, तो वो यहाँ पर नहीं हो सकता। अपन सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ रिवीजन में भी जो पहली बार देख रहा है उसको भी ठीक ठाक बातें समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल 15 के बारे में बात की। अब चलते हैं आर्टिकल 16 पर। आर्टिकल 16 पूरी तरीके से रोजगार की बात करता है। 15 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात चल रही थी और आर्टिकल 16 जो है वो किसकी बात कर रहा है, आर्टिकल 16 रोजगार की बात कर रहा है। सबसे पहले कहा गया स्टेट जो भेदभाव नहीं करेगा। कौन भेदभाव नहीं करेगा, स्टेट भेदभाव नहीं करेगा। 16(2) कहता है कि 7 आधार पर भेदभाव नहीं करना। अंतर ध्यान से सुन लो, यहां पर कितने आधार थे भेदभाव नहीं करने के, 5। कौन कौन से, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। जो मैं कह रहा हूं ना कि आपको मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, वो क्लासेस के अंदर होगा। उसमें मेरे को मैं भी बता सकता हूं 99% या 90% लोगों को ये नहीं पता कि मूलवंश क्या होता है। उसने ये तो सुन लिया कि हम मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन होता क्या है मूलवंश नहीं पता, तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, इसमें टाइम लगता है। अपन बात कर रहे थे 16(2). 16(2) में क्या कहा, 7 आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। कौन कौन से, धम जलज, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। 5 तो वही है, 2 और है। कौन से, एक है हेरिडिटी, उद्भव, और एक है आपके रेजिडेंस। रेजिडेंस के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। किस चीज में, रोजगार देने में। रोजगार देने में आप ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति हरियाणा का है, इसको हम आरएस का पेपर नहीं देने देंगे। कैसे कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते। ये व्यक्ति तो राजस्थान का है, इसको हम पंजाब पीसीएस नहीं देने देंगे, नहीं कह सकते। तो रेजिडेंस के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और हेरिडिटी, कि आप कौन सी वंश परंपरा से, कौन से परिवार से आ रहे हो, उसके आधार पर भी भेदभाव नहीं हो सकता। तो यहां पर 5 आधार थे और यहां पर 7 आधार है। धम जलज 5 तो वही है, 5 तो स्टैंडर्ड है, उनको याद रखना है। उसके बाद 2 एक्स्ट्रा है, उद्भव और निवास। ठीक है, उसके बाद चल रही है रेजिडेंस। आप कहोगे रेजिडेंस बेसिस पर कई जगह होता तो है भेदभाव। कैसे होता है, आप कहोगे सर आईपीएस का जो फिजिकल जो टेस्ट है एक तरीके से, उसमें नॉर्थ इंडिया वालों को कहा जाता है कि आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए, जबकि पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको कहा जाता है 5 फुट 4 इंच भी होगा तो भी चलेगा। वैसे ही तो हो गया ना, रेजिडेंस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। पहाड़ी लोगों के लिए अलग और दूसरे लोगों के लिए अलग। ऐसा क्यों, तो भाई ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योग्राफिकल क्लाइमेट कंडीशन ऐसी है कि वहां के लोगों की हाइट कम होती है। आपको ये तो मान लिया, लेकिन आप तो कह रहे थे भेदभाव नहीं हो सकता, तो ये 16(2) में कहा गया भेदभाव नहीं हो सकता। 16(3) में इसे एक्सप्लेन किया गया और क्या कहा गया, भेदभाव रेजिडेंस बेसिस पर कर तो सकते हैं, लेकिन कौन कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है कानून बनाकर, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इसीलिए आपने देखा होगा हरियाणा सरकार ने पिछले समय में कुछ किया कि प्राइवेट सेक्टर में हम हरियाणा के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। 75% जो है हरियाणा के लोगों को ही नौकरियां मिलेंगी हरियाणा के अंदर। तो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसे रद्द किया जाता है। क्यों किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट रेजिडेंस बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दे सकती। यदि देना भी है, यदि ऐसा कोई प्रोविजन करना भी है तो कौन करेगा, पार्लियामेंट, और वो भी कैसे, लॉ के माध्यम से। तो 16(1) में कहा गया स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। 16(2) में 7 आधार बताए गए। 16(3) के अंदर रेजिडेंस बेसिस पर स्टेट नहीं करेगा, पार्लियामेंट करेगा। अब चलते हैं आगे 16(4). 16(4) में कहा गया सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो है उनको आरक्षण दिया जा सकता है रोजगार के अंदर। किसमें आरक्षण दिया जा सकता है, रोजगार में। और फिर 16(4)A में जोड़ा गया कि प्रमोशन में भी आरक्षण हो सकता है। अब ये पूरी कहानी क्या है देखो, इसके लिए अपन बाद में बात कर सकते हैं, अभी नहीं बात कर सकते। 16(4)A बस ध्यान रख लेना, आर्टिकल में क्या है, प्रमोशन में भी आरक्षण हो सकता है।
इंदिरा साहनी केस और पूरी लंबी डिटेल बात है। और ये जो 16(4)A आर्टिकल है ये 77वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। कौन से जोड़ा गया? 77वें से। और क्या कहा गया? प्रमोशन में आरक्षण हो सकता है। 16(4)B में कहा गया बैकलॉग भर्तियों में आरक्षण हो सकता है। अब ये क्या है, इसको भी अपन बाद में पढ़ना पड़ेगा। और ये क्या है? 81वां संविधान संशोधन। आप ये मत मानना कि मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करवाने के लिए इन दोनों चीजों को स्किप कर रहा हूं। यदि मैं ये सारी चीजों पर एक्सप्लेन करने लग गया तो मेरा कम से कम 1 घंटा जाएगा। 77वां संविधान संशोधन आर्टिकल 16(4)A प्रमोशन में आरक्षण। 81वां संविधान संशोधन बैकलॉग भर्तियों में 16(4)B। अब बात यह आती है कि सर आप कह रहे हो कि धर्म के आधार पर भेदभाव नौकरियों में नहीं होगा, और हमें यह भी पता है कुछ ऐसे मंदिर होते हैं, कुछ ऐसे धार्मिक स्थान होते हैं जो कि सरकार के कंट्रोल में होते हैं। मान लेते हैं कि कोई XYZ एक मंदिर है, क्या वहां पर भी भेदभाव नहीं होगा? क्या वहां पर नॉन हिंदू को, सिख को, मुस्लिम को क्या वहां पर पुजारी बनाया जा सकता है? क्या वहां पर काम करने के लिए अपॉइंट किया जा सकता है? और यदि इसके लिए मना किया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि भेदभाव हो रहा है। तो ऐसा कल को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आर्टिकल 16(5) साफ लिख दिया कि हम यहां पर कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन यदि कोई धार्मिक स्थान है तो वहां पर धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित हो सकती है। मंदिर है तो वहां पर हिंदू पुजारी होगा ना, वहां पर तो कोई हिंदू जो व्यक्ति है वही काम करेंगे ना, वरना तो अदर दूसरे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे कि इन्होंने जानबूझकर नौकरी तो यहां पर कर रहे हैं लेकिन जानबूझकर हमारे धर्म की आस्थाओं का खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए 16(5) में क्या लिख दिया? धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित की जा सकती है धार्मिक स्थान पर। और 16(6) में फिर से आता है EWS। और कौन सा संविधान संशोधन? 103वां। आप फिर से कहोगे यहां पर भी EWS था, यहां पर भी है, दो अलग अलग जगह क्यों लिखना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि यहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन को लेकर था। IIT में एडमिशन लेना है तो 15(6) दिलवाएगा, और यदि RS में जाना है तो 16(6) दिलवाएगा। तो 16(6) जो है वो रोजगार के लिए है और 15(6) जो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए है। ठीक है, तो ये हम जो बात कर रहे थे, तो ये हमने बात की आर्टिकल 15 और 16 की। अब अपन चलेंगे आर्टिकल 17 पर। उससे पहले मैं पानी पी लेता हूं, वरना पता लगे कल की तरह आगे क्लास कंटिन्यू ना कर पाए। तब तक आपके कमेंट भी देख लेते हैं। मेरे हिसाब से 1 घंटा भी हो गया अपने को, 1 घंटा हो गया लगभग। फकीर नाम से कोई आईडी है, ये कह रहे हैं आज आप सीरियस क्यों? हंस भी नहीं रहे, टेंशन हो रही हम लोगों को। चलिए, तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आर्टिकल 16 तक आपको बातें क्लियर हैं। तो आर्टिकल 17 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 17 बहुत छोटा सा आर्टिकल है, उसमें कहा गया है अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन करने की बात की गई है। अस्पृश्यता मतलब कि किसी भी प्रकार का छुआछूत का व्यवहार, किसी भी प्रकार की अनटचेबिलिटी से मना किया गया। आर्टिकल 17 के बारे में कुछ स्पेसिफिक बातें जान लेना। पहली बात तो अनटचेबिलिटी होती क्या है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नाम तो लिख दिया लेकिन उसे डिफाइन नहीं किया, उसी में से एक है अनटचेबिलिटी। और भी बहुत सारी अपन देखते हैं बीच बीच में, जैसे डेफिनेशन देखते हैं, क्या शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, ओबीसी की, माइनॉरिटी की, इनकी डेफिनेशन बताई गई है? क्या नहीं बताई गई। उसी तरीके से अनटचेबिलिटी क्या होता है ये नहीं बताया। कुछ एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जो डिफाइन नहीं की गई है, तो वो ध्यान रखना। एक तो आता है अस्पृश्यता, तो इसे डिफाइन नहीं किया गया है। एक शब्द आता है लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्या इसे डिफाइन किया गया है? नहीं किया गया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और आपके माइनॉरिटी, इन शब्दों को क्या डिफाइन किया गया है? आंसर आता है नहीं किया गया। क्या एंग्लो इंडियन को डिफाइन किया गया है? तो बिल्कुल एंग्लो इंडियन को किया गया। ठीक है, बाकियों को इनको नहीं किया गया। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि क्या इसे डिफाइन किया गया है, और जब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादातर 99% उसका आंसर मिलेगा नहीं किया गया, इसीलिए वो पूछता है। पर मुझे लग रहा है कभी यूपीएससी ऐसे चकमा दे देगी और वो एंग्लो इंडियन का पूछेगी, क्या इसे डिफाइन किया गया? तो बिल्कुल किया गया इसे। ठीक है, हाँ। तो आर्टिकल 17 हम बात करते हैं, अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया। उसके बाद ये जो है ना एक एब्सोल्यूट राइट है,
आर्टिकल 17 इज एन एब्सोल्यूट राइट, पूर्ण अधिकार। पूर्ण अधिकार का मतलब क्या होता है? पूर्ण अधिकार का मतलब पूरे तरीके से अधिकार है, इसका कोई अपवाद नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 15 का एक अपवाद बता दिया कि यदि मेरे घर में कोई व्यक्ति आता है तो मैं मना कर सकता हूं किसी भी आधार पर, लेकिन आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी के आधार पर मैं कहीं पर भी मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी क्या है? अपने आप में पूर्ण अधिकार है। ठीक है, उसके बाद में इसका कोई अपवाद नहीं है, वही बात, पूर्ण अधिकार है, इसका कोई अपवाद नहीं है। ये समाज पर भी लागू होता है और इंडिविजुअल पर्सन पर, व्यक्ति पर भी लागू होता है। उसके बाद 1976 में, हालांकि इसे डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन पार्लियामेंट को पावर दी गई कि आप डिफाइन करने के लिए और सजा तय करने के लिए अलग से कानून बना सकते हो, और पार्लियामेंट ने कानून बनाया हुआ है। पहले कानून बनाया था 1955 में, फिर उसे रिप्लेस कर दिया 76 में। तो आज के समय में जो कानून लागू है अनटचेबिलिटी के खिलाफ, वो 1976 का लॉ है, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। क्या नाम है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, नागरिक अधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, नागरिक अधिकारों का संरक्षण। कब की बात है? 1976 की। तो बता दो, अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया गया है क्या? ये कैसा अधिकार है? एक पूर्ण अधिकार। पूर्ण अधिकार का मतलब क्या होता है? कि इसका कोई अपवाद नहीं है। और क्या बातें देखी थी इसके अंदर? कि ये समाज के खिलाफ है, व्यक्ति के खिलाफ है, या दोनों के खिलाफ है? दोनों के खिलाफ है। इसके लिए कौन सा कानून बनाया गया है? 1976 के अंदर कौन सा? हाँ, नागरिक अधिकार संरक्षण। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आर्टिकल 17 के अंदर। आगे चलते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में क्या बताया गया? उपाधियों का अंत, अबोलिशन ऑफ टाइटल। कि जो पहले जो उपाधियां चलती थी, राजा, महाराजा, धीराज, श्री, श्री, एक जाराड, महाराज, ऐसी जो उपाधियां हैं वो अब स्टेट के द्वारा नहीं दी जाएंगी। जब जब मैं आर्टिकल 18 करवाता हूं तो बहुत सारे लोगों को डाउट आता है कि सर अभी भी तो श्री श्री 1008 महाराज होता है, या फिर अभी भी जो वो हॉकी के जादूगर है, या फिर लिटिल मास्टर, इस प्रकार के शब्द होते हैं ना। तो आर्टिकल 18(1) यहाँ पर क्लियर कह रहा है कि स्टेट जो है वो अपनी तरफ से शिक्षा और सेना को छोड़कर कोई उपाधि नहीं देगा। कौन नहीं देगा? स्टेट। पहले स्टेट देता था कि जो तानसेन को तानसेन की उपाधि दे दी, आपको मियां की उपाधि दे दी, इस प्रकार की जो उपाधि, हाँ मियां तानसेन की उपाधि मिली, अकबर ने दी थी। तो जो पहले जो उपाधियां हैं वो स्टेट के द्वारा दी जाती थी। अब अपन बात कर रहे हैं कि स्टेट जो है ना वो अपनी तरफ से उपाधि नहीं देगा। कोई व्यक्ति अपनी तरफ से खुद ही कोई उपाधि लेके रखना चाहता है, कोई अपनी आईडी का नाम एंजल प्रिया कर ले तो कर लो, एंजल की उपाधि आप ले सकते हो, लेकिन कौन नहीं लेने देगा? स्टेट अपनी तरफ से कोई उपाधि नहीं देगा। केवल दो चीजों में स्टेट उपाधि दे सकता है। कौन कौन सी? शिक्षा और सेना। ठीक है, तो स्टेट शिक्षा और सेना के अतिरिक्त कोई दूसरी उपाधि नहीं देगा। पहली बात जो कि आर्टिकल 18(1) में क्लियर की गई है। दूसरी बात, ना सिर्फ आपको उपाधि नहीं देंगे, आपको विदेशों से भी उपाधि नहीं लाने देंगे। कि विदेशों से भी उपाधि, कोई भी भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशों से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तीसरी बात इसके अंदर बताई गई है कि कोई विदेशी व्यक्ति है और वो भारत सरकार की सेवा में है, विदेशी व्यक्ति है, भारत सरकार की सेवा में है। ऐसा भी होता है क्या? विदेशी व्यक्ति क्या भारत सरकार की सेवा में हो सकता है? लगा सकते हैं नौकरी में? कोई एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा है? राजदूत, वो भारत सरकार की सेवा में या अपने देश की सेवा में? अपने देश की सेवा में। ऐसा कोई एग्जाम्पल? अरे बहुत सारे होते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर होते हैं, अलग अलग टीम के कोच होते हैं। अपने हॉकी टीम के कोच विदेशी को नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं। तो ऐसे जो भी कोई विदेशी नागरिक है जो कि भारत सरकार की सेवा में है, वो भी यदि किसी दूसरे देश से उपाधि प्राप्त करते हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति से होगा। वो भी दूसरे देश से उपाधि प्राप्त करते हैं तो किसकी अनुमति से होगा? राष्ट्रपति की अनुमति से। तो पहला पॉइंट क्या है? राज्य शिक्षा और सेना के अतिरिक्त कोई उपाधि नहीं देगा। दूसरा क्या है? भारतीय नागरिक विदेश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तीसरा क्या है? विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है वो भी यदि कहीं से भी उपाधि प्राप्त करता है, भारत वाले तो देंगे ही नहीं, कहीं और से भी उपाधि प्राप्त करते हो तो भारत सरकार की राष्ट्रपति की अनुमति से होगा। ठीक है, और चौथा पॉइंट बहुत टेक्निकल से छोड़ दो कि भारत का कोई व्यक्ति दूसरे देश में है लेकिन भारत सरकार की सेवा में है, वो तो कोई पद वगैरह भी प्राप्त नहीं कर सकता, वो तो कोई पुरस्कार भी प्राप्त नहीं कर सकता। एक बार इस चौथे को छोड़ो, 3 पॉइंट याद रख लो बस। शिक्षा और सेना के अतिरिक्त स्टेट कोई उपाधि नहीं देगा। दूसरा, भारतीय नागरिक विदेश से उपाधि नहीं ला सकता। तीसरा, विदेशी नागरिक भारत सरकार की सेवा में है वो भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि नहीं ले सकता। ये 3 बातें याद रह जाएंगे।
फिर आप लोगों में से एक आधे का पक्का मन हो रहा है कि सर ये भारत रत्न मिलते हैं, पद्म पुरस्कार मिलते हैं, ये मिल रहे हैं ना, तो सर ये ना अवार्ड है, ये पुरस्कार है, ये उपाधि नहीं है, ये क्या है, पुरस्कार है। ये आपके जो मन में सवाल आया है, ये दो लोगों के मन में पहले भी आ चुका है। एक व्यक्ति का नाम था आनंद मोहन और एक व्यक्ति का नाम था बालाजी राघवन। आनंद मोहन मध्य प्रदेश के थे और बालाजी राघवन शायद ये केरल के थे। ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो आप ये अवार्ड दे रहे हो, ये जो भारत रत्न की उपाधि दे रहे हो, ये भी तो उपाधि है, ये तो आर्टिकल 18 का उल्लंघन है। तो दो लोगों के मन में, कौन किन किन के, एक तो आनंद मोहन और एक बालाजी राघवन। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों केसेस को मर्ज कर दिया और बालाजी राघवन के नाम से डिसीजन सुनाया 1996 में। कब सुनाया? 1996 के अंदर। बालाजी राघवन केस कब का है? 1996 का, जिसमें क्या कहा गया कि ये जो पद्म पुरस्कार वगैरह हैं, ये किसी भी तरीके से समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया है, हम उसको सम्मानित कर रहे हैं, हम उसको अवार्ड दे रहे हैं, और इसे टाइटल ना माना जाए, इसे उपाधि ना माना जाए। इस तरीके से जो पद्म पुरस्कार मिला है उनको रिलैक्स किया गया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका सम्मान है, ये कोई उपाधि नहीं है। लेकिन उनको थोड़ा सा धमकाया भी गया कि इस नाम का यूज जो है अपने नाम के आगे नहीं करोगे। ऐसे नहीं कि अखबारों में छपा दो खुद से भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ना, ऐसे नहीं छपवा सकते। यदि ऐसा किया तो फिर आपका ये सम्मान जो वापस ले लिया जाएगा, ऐसा जो कहा गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 18 के अंदर कौन सा केस? बालाजी राघवन केस, जिसमें क्या कहा गया? पद्म पुरस्कार वगैरह ये सिर्फ क्या है? सम्मान है, किसी प्रकार की उपाधि नहीं है। तो हम जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो वो पढ़ चुके हैं। बात क्लियर है यहां तक की? अब चलते हैं आगे। आगे है सर आर्टिकल, अपन अभी रेस्ट करेंगे, फंडामेंटल राइट एटलीस्ट कंप्लीट हो, कम से कम 2 घंटे बाद। मैं चाह रहा हूं कि हो सकता है डीपीएसपी भी हो जाए, पर फंडामेंटल राइट तो कम से कम हो। आगे चलते हैं आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। 14 से 18 तक हमने कौन सा पढ़ा? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। अब हम क्या पढ़ेंगे? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसमें कौन कौन से अधिकार दिए गए? सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 19 की। यदि पूछा जाए कि भारतीय संविधान में गोल्डन ट्रिनिटी, स्वर्णिम त्रिकोण किसे कहते हैं, 3 आर्टिकल हैं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं फंडामेंटल राइट के मामले में। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। इन तीनों को मिला दो, इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रिनिटी। इन तीनों को एक साथ पढ़ो तो दुनिया भर के अधिकार हमें मिल जाते हैं। तो उसी में से आर्टिकल 14 तो अपन पढ़ चुके हैं, लाइन एक ही कहता है समानता का अधिकार, लेकिन पूरी दुनिया समेट के बैठा है एक ही लाइन के अंदर। उसी तरीके से हम एक और अगला आर्टिकल ऐसा पढ़ने जा रहे हैं, और वह है आर्टिकल 19, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है वो 6 प्रकार के अधिकार जो हमें देता है। एक एक करके हम देखेंगे क्या अधिकार देता है। सबसे पहले वो अधिकार देता है वाक एवं अभिव्यक्ति का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सबसे पहला अधिकार कौन सा देते हैं? वाक एवं अभिव्यक्ति का, व्यक्ति को बोलने का अधिकार देता है। और इस बोलने के अधिकार में बहुत सारे अधिकार अंतर्निहित है, इसी के अंदर इंक्लूड हो गए बोलने के अधिकार में। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग विषयों पर दुनिया भर के केस हुए हैं। कोई व्यक्ति चला गया और उसने कहा कि भाई जब हमें बोलने का अधिकार दिया गया है तो क्या हमें चुप रहने का अधिकार भी दिया गया है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल, जब आपको बोलने का अधिकार है तो चुप रहने का अधिकार भी है। जब आपको बोलने का अधिकार है तो आपके अपने विचारों का प्रचार प्रसार का अधिकार भी है। जब आपको बोलने का अधिकार है तो आप बोलोगे तब जब आपको कोई सूचना प्राप्त होगी, यानी कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार या फिर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी है। आपको जो वो आंदोलन का अधिकार भी है, हालांकि हड़ताल का अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार नहीं है? हड़ताल का अधिकार नहीं है। इस बात को 2013 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, रामलीला मैदान मामला। कौन सा केस है? रामलीला मैदान केस 2013। आपको याद होगा बाबा रामदेव वाला इश्यू, हड़ताल आंदोलन पर बैठे थे और फिर जो वो भगाया गया था। फिर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, क्या व्यक्ति आंदोलन नहीं कर सकता? तो कहा गया आंदोलन व्यक्ति का अधिकार है, यदि वो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहा है तो कर सकता है। तो रामलीला मैदान के अंदर केस के अंदर कहा गया आंदोलन का अधिकार है लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। और अभी हाल ही में इसी वाक में अभिव्यक्ति के अंदर एक और अधिकार जोड़ा गया है और वो है इंटरनेट का अधिकार। ये इसमें ये ज्यादातर आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, इसको अपडेट कर सकते हो। कौन सा अधिकार? इंटरनेट का अधिकार। एक अनुराधा भसीन केस था, उसके अंदर इसे जो वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया। देख लेते हैं कौन सा केस था। इंटरनेट का अधिकार जोड़ा गया, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020 का केस है।
तो आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर सुन लो पहली बात, आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहला हम कह रहे हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इसके अंदर इतने सारे अधिकार शामिल है कि इसके ऊपर चर्चा करने का बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें शामिल कर दी गई हैं। इसकी व्याख्या बहुत विस्तारपूर्वक तरीके से हुई है। तो आर्टिकल 19(1) के अंदर क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति, बोलने का अधिकार। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, व्यक्ति को कौन सा अधिकार दिया गया है, बोलने का अधिकार दिया गया है। फिर आप कहोगे मुझे यदि बोलना है तो क्या मैं अकेले अकेले कमरे में बड़बड़ाता रहूं या फिर कुछ लोगों को बुला के फिर बोलो उनके सामने। तो सरकार ने कहा कि बुला के बोल लो, तो हमें सम्मेलन का अधिकार दिया गया है, शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। सबसे पहले बोलने का अधिकार, उसके बाद सम्मेलन भी बुला सकते हो। आप सम्मेलन बुला लिया, आप जोश में आ गए, कोई भाषण दे दिया, जनता ने पीछे कह दिया हमारा नेता कैसा हो, आपके जैसा हो, आपने मिलकर पार्टी बना ली, तो भाई आपको संघ बनाने का अधिकार भी दिया गया, पार्टी बनाने का अधिकार भी दिया गया। अब पार्टी बनाने के लिए आप इधर उधर रोते घूमोगे, प्रचार प्रसार करने के लिए इधर उधर फिरते घूमोगे, तो आपको यहां पर विचरण करने का अधिकार, घूमने का अधिकार भी दिया गया, आबाद विचरण का अधिकार भी दिया गया। अब ये सारा चीजें करने के लिए आप दूसरे क्षेत्र में जा रहे हो, तो वहां पर रहने के लिए आपको जगह चाहिए होगी, तो आपको यहां पर आवास का अधिकार भी दिया गया। कौन सा अधिकार दिया गया, आवास का अधिकार भी दिया गया है। और ये सब करने के लिए आपके पास घर बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो यहां पर आपको प्रॉपर्टी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार भी दिया गया। और ये सारी चीजें करने के लिए पहले कुछ काम धंधा करना पड़ेगा, ऐसे राजनीति नहीं होती है जी। तो इसके लिए आपको आजीविका का अधिकार भी दिया गया, राइट टू लाइवलीहुड। तो आर्टिकल 19 के अंदर 7 अधिकार थे, हालांकि इस संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, कौन से 44वें संविधान संशोधन से। पर हम कहें तो यहां पर पहले 7 अधिकार थे। कौन कौन से, देखो याद रखना बहुत आसान है, यदि आप एक कल्पना करो ना तो बहुत आसान है। सबसे पहले आपने बोला, लेकिन अकेले अकेले थोड़ी बड़बड़ाओगे, तो आपने एक सम्मेलन बुला लिया किसी पार्क के अंदर, वहां पर जोश दिला दिया, तो आपने पार्टी बना ली। अब पार्टी का प्रचार प्रसार करते घूम रहे हो, वहां पर जाके रहने का आपको अधिकार है। फिर आपको इसके लिए प्रॉपर्टी चाहिए, और इन सब चीजों के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, आजीविका। इस तरीके से आर्टिकल 19 में ये सारे अधिकार दिए गए। सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति, उसके बाद में सम्मेलन, उसके बाद संघ बनाने का अधिकार, उसके बाद आबाद विचरण का अधिकार, उसके बाद आवास का अधिकार, संपत्ति का नहीं है, समाप्त कर दिया है, और एक आपके आजीविका का अधिकार जो वो कर दिया गया। इतनी बातें क्लियर है। तो ये बातें कही गई, लेकिन आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट राइट नहीं है। आर्टिकल 19 पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इतना आसान नहीं है, आप तो किसी के खिलाफ कुछ भी बोल दोगे। वाक एवं अभिव्यक्ति, मुझे बोलने का अधिकार है, आप ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते। इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, लेकिन पहले इन रेस्ट्रिक्शंस के आर्टिकल याद कर लो, उसके बाद अपन रेस्ट्रिक्शंस की बात करेंगे। ये सारे जो 6 अधिकार हैं, ये कौन से आर्टिकल में है, 19(1) के अंदर ही है। 19(1) के अंदर A, B, C, D या 4 है। लेकिन इसके बारे में जो डिटेल में जो इसके रेस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं, पहले इसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है वो 19(2) में है, इसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है वो 19(3) में है, इसके ऊपर जो है वो 19(4) में है, इन दोनों के ऊपर जो है वो 19(5) के अंदर है, और इसके ऊपर जो है वो 19(6) के अंदर है। इस तरीके से अलग अलग प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। रेस्ट्रिक्शंस मतलब कि कुछ रोक भी लगाई गई है अभिव्यक्ति पर। कैसी रोक लगाई गई है, सबसे पहला वाक एवं अभिव्यक्ति। तो इस वाक एवं अभिव्यक्ति पर 8 प्रकार की रोक लगाई गई है। कितनी प्रकार की रोक लगाई गई है, 8 प्रकार की रोक लगाई गई है। पहला, राज्य की सुरक्षा के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। आप कहीं ऐसा बोल दो कि भाई हमारा एक अलग देश बनना चाहिए, तो ऐसा नहीं कर सकते। राज्य की सुरक्षा के खिलाफ, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये जो देश की एकता अखंडता वाली जो बात है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये इंदिरा गांधी ने बाद में जुड़वाई। ऐसे सारे काम इंदिरा गांधी जी की क्यों है। 16वें संविधान संशोधन से देश की एकता अखंडता वाली बात जोड़ी। अन्य देशों के साथ मित्रवत संबंध, दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध है, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। भाई नेपाल भूटान के साथ हमारे अच्छे संबंध है, भारत की मीडिया चिल्लाती रहती है नेपाल के खिलाफ, भूटान के खिलाफ, तो भारत सरकार रोक लगा देती है कि भाई इनके साथ हमारे अच्छे संबंध है, आपकी वजह से वो बिगड़ रहे हैं। वो कहेंगे हमारी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सरकार कह देगी आर्टिकल 19(2) के अंदर तीसरा पॉइंट देख लो, अन्य देशों से मित्रवत संबंध है, उसको नहीं बिगाड़ सकते। नेपाल भूटान के खिलाफ क्यों बोल रहे हो, बोलना ही है तो आपको एक देश दे रखा है ना, उसके खिलाफ बोल लो, तो आप नहीं बोल सकते। उसके बाद न्यायिक अवमानना, ठीक है, जो कोर्ट ने कहा है उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। उसके बाद नैतिकता, गाली गलौज करने लग जाओ तो वो भी जो आप नहीं कर सकते। सदाचार, मानहानि,
डिफेमेशन, किसी दूसरे के खिलाफ नेगेटिव बोलना, तो वो भी नहीं कर सकते। और अपराध उद्दीपन, किसी अपराध को बढ़ावा देना, ये भी नहीं कर सकते। तो 19(2) के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कितनी रोक लगाई गई है? 8। कौन कौन सी? राज्य की सुरक्षा, देश की एकता और अखंडता, अन्य देशों के साथ मित्रवत संबंध, न्यायिक अवमानना, नैतिकता, लोक व्यवस्था या सदाचार और मानहानि। सॉरी, ये दोनों क्या है? एक ही है। नैतिकता और सदाचार एक ही है। एक यहां पर एक्स्ट्रा जो आएगा वो आएगा लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। लो, नैतिकता सदाचार एक है। और अपराध को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर बताई गई हैं? पहले के ऊपर, वाक्य अभिव्यक्ति पर। अब उसके बाद सम्मेलन वाले पर भी कुछ रोक लगाई गई है। क्या हमने कहा कि सम्मेलन बुला सकते हो, लेकिन क्या मेरे सम्मेलन का एजेंडा ये है कि खालिस्तान बनना चाहिए? आप बताओ, सम्मेलन बुला सकता हूं क्या? नहीं बुला सकते। यानी कि सम्मेलन क्योंकि दूसरे नंबर पर है, इसके ऊपर 2 रोक लगाई गई है। हालांकि आता कौन से में? आर्टिकल 19(3) में आएगा, पता है ना। ये 19(1) में आ रहा है, ये 19(2) में इसके ऊपर रोक है, 19(3) में इसके ऊपर है, 19(4) में इसके ऊपर है, 19(5) में इसके ऊपर है, 19(6) में इसके ऊपर है। तो 19(3) में किसके ऊपर रोक बताई गई है? सम्मेलन पर। कितनी प्रकार की रोक बताई गई है? 2 प्रकार की रोक बताई गई है। कौन सी? यूनिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर। आप कह दो कि सम्मेलन बुलाने का अधिकार है और कोविड में रिद्धि सिद्धि पर सम्मेलन बुला के बैठ जाओ, तो पुलिस वाले जो है वो ऐसा सम्मेलन बनाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि बैठ रहे हैं कि खड़े रहें। तो सम्मेलन बुलाने का अधिकार है, लेकिन लोक व्यवस्था के खिलाफ नहीं, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ नहीं। जो सरकार का, जिससे कि व्यवस्था बिगड़ जाए, तो वो नहीं कर सकते, है ना। यूनिटी और इंटीग्रिटी। उसके बाद हमने कहा कि संघ बनाने का अधिकार है। इसके खिलाफ रेस्ट्रिक्शन कौन से में? 19(4) में। क्योंकि ये वैसे तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है, इसमें रेस्ट्रिक्शंस भी कितने हैं? 3। कौन से 3? 2 तो यही है, एक एक्स्ट्रा जुड़ गया। कौन सा जुड़ गया? यूनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर। एक और जुड़ गया, वो कौन सा? मॉरलिटी। कौन सा? मॉरलिटी। यदि हम देखें तो ये दोनों इसमें भी है, इसमें भी है और इनमें भी है। ठीक है, एक बस इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया, कौन सा? मॉरलिटी। ऑल दो मॉरलिटी इसमें भी है। ठीक है, तो पहले में 8 हो गया, इसके ऊपर 2 हो गए, इसके ऊपर कितने हो गए? 3 हो गए। अब आप कहोगे कि हमें अबाध विचरण का अधिकार है, आवास का अधिकार है, और आप घर वालों को कह के निकल जाओ कि हमें तो कहीं पर भी घूमने फिरने का अधिकार दिया गया। तो भाई 2 रोक भी लगाई गई है। क्या रोक लगाई गई है? पहला, जन सामान्य के हित में, कि भाई आप कहीं पर रात्रि 1-2 बजे किसी कॉलोनी के अंदर हाथ में बोतल लिए घूमते हुए पाए जाओ, तो उस आधार पर आपके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। आपको कि मुझे तो अबाध विचरण का अधिकार दिया गया है, तो ऐसे अबाध विचरण का अधिकार नहीं है। जन सामान्य के हित में आपके ऊपर रोक लगाई जा सकती है, या फिर जनजाति के हित में भी आपके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। किसी ट्राइब कहीं पर रहती है, वहां पर जाने से मना किया जा सकता है। जैसे मणिपुर वगैरह जो है, वहां पर जाने से मना किया जा सकता है। वहां पर एक अलग से परमिट लेनी पड़ती है। कभी अपन इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे तब बात करेंगे। एक ILP होता है, इनर लाइन परमिट। यदि आपको पता है शोम्पेन जनजाति पर क्वेश्चन आया था इस बार। शोम्पेन जनजाति जो इसी ट्राइब में आती है, वहां पर कोई व्यक्ति ऐसे विदेशी घूमने नहीं जा सकता। एक बार अमेरिका का कोई नागरिक आया हुआ था, वो चला गया, प्रशासन ने मना भी किया था नहीं जाना, लेकिन वो चला गया, वापस नहीं आया। तो ट्राइबल एरिया में इस तरीके से जाने से मना किया हुआ है। तो जनजाति क्षेत्रों में और जन सामान्य में ऐसी रोक लगाई जा सकती है। उसके बाद में आजीविका। आजीविका पर भी 2-3 रोक लगाई गई। एक तो वही जन सामान्य के हित में, और दूसरा लाइसेंस लेने की अनिवार्यता रखी गई है। ऐसा नहीं कि जो है आप मेडिकल शॉप खोल के बैठ जाओ कि हाँ इसमें मार्जिन तो बढ़िया है, ऐसा नहीं। इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। कहीं शराब का ठेका खोल के बैठ जाओ कि वो सर ने बताया था कि तीर का निशान इधर है, तो बढ़िया आपने कहीं पर भी चला लो, चल जाएगी, ऐसा नहीं। तो ये जो है वो लाइसेंस लेने की अनिवार्यता रखी गई है। तो आजीविका पर 19(6) के अंदर बताया गया। तो इस तरीके से आर्टिकल 19 बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार फटाफट देखे। पहले बात, 19 के अंदर कौन कौन से अधिकार बताए गए? 19(1)(a) के अंदर कौन कौन से अधिकार बताए गए? सबसे पहला वाक्य अभिव्यक्ति, उसके बाद में सम्मेलन, उसके बाद में पार्टी बनाएंगे, उसके बाद में अबाध विचरण, उसके बाद में आवास, उसके बाद प्रॉपर्टी था लेकिन समाप्त कर दिया, और उसके बाद आजीविका। इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस 19(1) के ऊपर 19(2) में है। कौन कौन सा? राज्य की सुरक्षा है, और एकता और अखंडता है, और क्या? न्यायालय की अवमानना है, और क्या? और डिफेमेशन है, और मॉरलिटी है, पब्लिक ऑर्डर है, दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध है, और अपराध को बढ़ावा है। सम्मेलन के ऊपर 2 रोक है। कौन कौन सी? राज्य की एकता अखंडता वाला हो गया, और दूसरा कौन सा था? पब्लिक ऑर्डर। जो तीसरा था पार्टी बनाना, उसके ऊपर भी 3 रोक है। 2 तो वही है, एक मॉरलिटी एक्स्ट्रा है। घूमने पर 2 रोक है, जन सामान्य और जनजाति। और आजीविका पर 2 रोक है, जन सामान्य और लाइसेंस की अनिवार्यता। ठीक है, तो ये हमने बातें की किसके अंदर? आर्टिकल 19 के अंदर। बाकी आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट एक ऐसा है जिसको समराइज करना इतना आसान नहीं है।
जिसका रिवीजन करवाना इतना आसान नहीं है। मन करता है कि ये भी बता दें, ये भी बता दें, कि इसके बिना तो पूरा आर्टिकल समझ में नहीं आया होगा, लेकिन वो अभी हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना, अपन तो रिवीजन कर रहे हैं। तो उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 20 पर। आर्टिकल 20 में व्यक्ति को 3 अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कि उसके ऊपर दोष सिद्धि को लेकर, कि उसके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा दिया तो उसके मामले में उसको 3 अधिकार दिए गए। सबसे पहला, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि किसी भी कानून को, क्रिमिनल लॉ को, यहां पर बात किसकी चल रही है, क्रिमिनल लॉ को पूर्वगामी रूप से लागू नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी व्यक्ति ने, मान लेते हैं कि आज कोई अपराध किया है, फॉर एग्जाम्पल आज चोरी की है ना, चोरी के ऊपर मान लेते हैं 7 वर्ष की सजा है, और उसने आज चोरी कर ली, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, और कल सरकार एक कानून बना दे और कहे कि आज से चोरी करने पर फांसी की सजा होगी। कौन सी सजा होगी? फांसी की सजा होगी। और उस व्यक्ति को कहा जाए तेरे को भी फांसी की सजा होगी, तो वो कहेगा क्यों भाई, मैंने चोरी कल की थी, कल तक ये कानून था ही नहीं। तो क्रिमिनल लॉ जो है उसको पीछे से लागू नहीं कर सकते, जिस समय में जो कानून बना हुआ है उसी के आधार पर सजा मिल सकती है। आपको पता होगा वो जो केस था 2012 वाला, निर्भया वाला जो केस था, उसके अंदर लोगों ने बहुत विरोध किया कि इन अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं दी जा सकती थी। कारण क्या था? उस समय तक देश में रेप करने पर फांसी की सजा का प्रावधान ही नहीं था। लेकिन ये बात लागू किसके ऊपर होती है? सिर्फ क्रिमिनल लॉज पर लागू होती है, सिविल लॉज पर नहीं। आपकी टैक्स लायबिलिटी का मामला होगा तो 1961 से भी लगाया जा सकता है। ऐसे भी कहा जा सकता है आपने जितनी बार सांस ली उस आधार पर टैक्स लगेगा। कब से? जब से जन्म हुआ तब से। सिविल लॉज पर जो है वो हो सकता है, क्रिमिनल लॉज पर नहीं हो सकता। मजाक कर रहे हैं भाई ना, क्रिमिनल लॉज पर नहीं हो सकता पीछे से कानून लागू, लेकिन सिविल लॉज में हो सकता है। दूसरी बात, एक अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। जिस अपराधी ने कोई अपराध कर दिया उसकी एक बार सजा होगी, ऐसे नहीं अलग अलग कोर्ट के अंदर अलग अलग सजा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने देश के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दिया है ना, और इसके खिलाफ एक दिल्ली में केस हो गया, एक मुंबई में केस हो गया, एक जयपुर में केस हो गया। अब दिल्ली की कोर्ट अलग सजा दे रही है, मुंबई की अलग, जयपुर की अलग, ऐसे नहीं होगा। उसने अपराध कितना किया? एक, तो सजा भी कितनी बार मिलेगी? एक बार। ठीक है, तो एक अपराध की कितनी सजा हो सकती है? एक बार। हालांकि डिपार्टमेंटल एक्शन अलग से हो सकता है। मान लो कि कोई सरकारी अधिकारी है, उसने कोई भ्रष्टाचार कर दिया और उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। सरकारी अधिकारी ने भ्रष्टाचार कर दिया और उसको नौकरी से निकाल दिया गया, और अब उसको कोर्ट ने भ्रष्टाचार करने की 5 वर्ष की सजा भी दे दी। वो व्यक्ति आए कि काय की सजा? आपने कहा था एक अपराध की एक सजा होगी, मुझे नौकरी से निकाल दिया, होगी सजा? ना सर, वो सजा नहीं है। वो तो डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर एक्शन लिया है, उसे सजा नहीं माना जाएगा, वो डिपार्टमेंटल एक्शन है। सजा हम कह रहे हैं एक बार मिलेगी तो वो एक बार ही होगी, 5 वर्ष की, 7 वर्ष की, जो भी है। तो बस इसमें 20(2) में जो बात ध्यान रखनी है, एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा नहीं हो सकती। और 20(3) के अंदर कहा गया है किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं हो सकता। उसको मान लेते हैं कि पुलिस वालों ने पीट दिया, धमका दिया, इस आधार पर उसने कोई स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन वो कोर्ट में जाएगा, मुकर जाएगा। वो कहेगा कि मुझे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे मारा पीटा इसलिए मैंने मान लिया था। ठीक है, तो इसलिए मैंने मान लिया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे धमकाया गया था, मुझे बाध्य किया गया था, और ये मेरा अधिकार है कि मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 20(3) में क्या कहा गया है? किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट कह दे कि लो आपको साइन करके देने पड़ेंगे, आपको डीएनए टेस्ट के लिए कोई नमूना देना पड़ेगा, आपको ब्लड टेस्ट देना पड़ेगा, वो कहे कि ना मैं खुद के खिलाफ मुझे बाध्य नहीं कर सकते, ऐसे नहीं चलेगा। पुलिस का सहयोग करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी अपन कह रहे हैं कि ये जो एसआई भर्ती वाला मामला चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया इस आधार पर कि उन्होंने बयान दिया कि हमने इस व्यक्ति को पेपर दिया था, लेकिन कोर्ट में जाके आधे लोगों को, पुलिस को प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। वहां जाके कह देंगे कि हम तो दवा में कह दिया। तो इसलिए पुलिस जो वो कार्रवाई करने से पहले 10 बार सोचती है कि आज तो वाह भाई लूट रहे हैं, लेकिन कल यही जनता हमें गालियां देंगी कि निर्दोष को फंसा दे। निर्दोष हो कि नहीं हो, लेकिन कोर्ट सबूत के आधार पर मानेगा। तो ये बड़ी दिक्कत है। तो ये आर्टिकल 20(3) है जो कहता है कि किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन किसमें है? क्रिमिनल केस में, सिविल केस में नहीं है। तो भ्रष्टाचार का मामला है, अरविंद केजरीवाल को बुला लें सुबह, कि लो भैया आप आओ, और बताना पड़ेगा आपको ये पैसे कहां से है, बताना पड़ेगा। वो कहे मैं तो नहीं आऊंगा, बाध्य क्यों कर रहे हो? ना, बताना पड़ेगा ये तो। ठीक है, तो सिविल केस के अंदर बाध्य कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल केस में खुद के खिलाफ बाध्य नहीं कर सकते। 20(2) में क्या है? एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा नहीं हो सकती, हालांकि डिपार्टमेंटल एक्शन अलग से लिया जा सकता है। और नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि पूर्वगामी रूप से किसी कानून को लागू करके सजा नहीं दी जा सकती।
ये सारी बातें कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 20। यहां तक की बात क्लियर है। आगे चलते हैं, अपन आर्टिकल 21 की बात करते हैं। आर्टिकल 21 के अंदर क्या बताया गया? राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। लेकिन बात यह थी कि जीवन जीने का अधिकार, इसको सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके तो दो जजमेंट आते हैं। एक है ए के गोपालन केस जो कि है 1950 का, और एक है जो कि मेनका गांधी केस है 1978। ये जो पहला जजमेंट था इसमें राइट टू लाइफ की बहुत ही संकीर्ण व्याख्या की गई, और ये जो मेनका गांधी केस है इसमें इसकी बहुत विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई। कैसे? तो इस एक ही गोपालन केस के अंदर कहा गया कि कोई व्यक्ति जीवित है, सफिशिएंट है, इसी को हम कहते हैं राइट टू लाइफ। किसी व्यक्ति को बंधक नहीं बनाया गया, पुलिस ने बंधक नहीं बनाया, उसका राइट टू लाइफ मिल रहा है उसे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन के आर्टिकल 21 में एक ही गोपालन केस, इन केसेस का नाम ध्यान रखना है। एक ही गोपालन केस 1950 के अंदर का क्या कहा गया कि इसकी संकीर्ण व्याख्या की गई और कहा गया कि किसी व्यक्ति को बंधक नहीं बनाया गया है, वो जीवित है, इसका मतलब वो उसे राइट टू लाइफ मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें एक और शब्द आता है, उसको थोड़ा सा हालांकि समझने वाला है, और वो है विधि की स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसमें यह कहा गया कि हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को अपनाएंगे। कहने का मतलब हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो प्रक्रिया है वो सही होनी चाहिए, तार्किक है या नहीं है हमें मतलब नहीं है। क्लासेस में अपन हंसी मजाक के लिए एक एग्जांपल देते हैं। मान लो सरकार ने कानून बना दिया कि सर्दी में यदि किसी ने पंखा चला दिया तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। ठीक है, तो कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि की स्थापित प्रक्रिया। उसमें कोर्ट कहेगा हम सिर्फ क्या चेक करेंगे? प्रक्रिया सही होनी चाहिए, क्या कानून सही तरीके से बनाया गया, क्या पार्लियामेंट के पास में अधिकार था, प्रक्रिया सही है, ओके। अरे भाई कानून तार्किक नहीं है, कोर्ट कहेगा हमें मतलब नहीं है। कानून तार्किक है कि नहीं है, लॉजिकल है कि नहीं है, हमें मतलब नहीं है, हम सिर्फ क्या देखेंगे? प्रोसीजर देखेंगे। इसी वजह से कहते हैं कि एक ही गोपालन केस में इसकी एक नैरो इंटरप्रिटेशन की गई, संकीर्ण व्याख्या की गई। विधि की स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। क्या कहा गया? सिर्फ हम प्रक्रिया चेक करेंगे, तार्किकता से हमें मतलब नहीं है। और ये शब्द हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और ये शब्द कहां से लिया गया? तो ये शब्द लिया गया ब्रिटेन और जापान से। कहां से लिया गया? ब्रिटेन और जापान से लिया गया। जबकि जो दूसरा जो शब्द है जो कि मेनका गांधी केस के अंदर यूज किया गया, उसमें कहा गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? विधि की सम्यक प्रक्रिया। सम्यक प्रक्रिया का मतलब होता है कि हम प्रोसीजर भी चेक करेंगे और उसके साथ साथ कानून की तार्किकता भी देखेंगे। पंखा चलाने पर फांसी, प्रोसीजर भले ही सही होगी लेकिन तार्किक नहीं है, इसलिए, और ये राइट टू लाइफ के खिलाफ है, इसलिए हम इसको रद्द कर रहे हैं। तो मेनका गांधी केस के अंदर इसकी जो व्याख्या है वो विस्तार पूर्वक की गई, और इसमें कहा गया प्रक्रिया के साथ साथ हम और क्या चीज चेक करेंगे? तो और हम तार्किकता को भी चेक करेंगे। इस तरीके से हम बात करें तो मेनका गांधी जो केस था उसमें विधि की सम्यक प्रक्रिया को अपनाया गया, जबकि ए के गोपालन केस के अंदर विधि की स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया। ठीक है, और ये शब्द कहां से लिया गया? ये शब्द जो यूएसए से लिया गया। इसमें राइट टू लाइफ की एक नैरो इंटरप्रिटेशन की गई, जिसमें कहा गया कि केवल जीवित रहे, बंधक नहीं बनाया, इसका मतलब राइट टू लाइफ मिला हुआ है। इसमें क्या कहा गया कि अब व्यक्ति को चाहिए फुल इज्जत, यानी कि सम्मान पूर्वक जीवन। केवल जीवन जीने से काम नहीं चलेगा, कैसा जीवन होना चाहिए? सम्मान पूर्वक, गरिमापूर्ण, डिग्निफाइड लाइफ। अब डिग्निफाइड लाइफ की डेफिनेशन क्या होती है ये कोर्ट डिफाइन करना भूल गया। इसके चक्कर में आर्टिकल 21 में इतने अधिकार जुड़े हैं, इतने अधिकार जुड़े हैं जिसकी कोई हद नहीं है। भले वो सोने का अधिकार हो, नींद लेने का अधिकार, ऐसे तक अधिकार जुड़े हैं। ये सारे अधिकार जो कौन से के अंदर जुड़े हैं? आर्टिकल 21 के तहत जो वो जुड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आपके मेनका गांधी केस की जो बात थी जिसके अंदर बताया गया कि भाई किस तरीके से विधि की स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया के बारे में जो हमने जाना। अब जो राइट टू लाइफ की बात कही गई, उसी दौरान एक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। उसी दौरान एक केस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, उस केस के अंदर कहा गया कि हमें शिक्षा नहीं मिल रही। ये भी तो हमारे डिग्निफाइड लाइफ का हनन है, ये भी तो हमारे गरिमापूर्ण जीवन का हनन है। कौन से केस में कहा गया? एक केस था जिसका नाम था मोहिनी जैन। कौन सा केस था? मोहिनी जैन केस है 1992 का। और एक केस गया उन्नी कृष्णन केस। ये केसेस के नाम मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आरपीसी में आजकल नया ट्रेंड है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पूछे जा रहे हैं। हम सारे तो नहीं लिख सकते, लेकिन जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं और जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है वो हम लिख सकते हैं। तो आर्टिकल 21 देखो, कोई कुछ लोग कमेंट करे सर प्लीज स्पीड अप। क्या जल्दी है, कहां जाओगे जल्दी करके?
यदि आपको जल्दी है 1.5 की स्पीड पे देख लो, है ना, जब वीडियो खत्म हो जाए तो 1.5 की स्पीड पे देख लेना, ठीक है। तो ये वैसे भी अपन यदि 8-10 घंटे में 12 घंटे में पूरी पॉलिटी रिवाइज हो जाए स्पीड से, क्या ही दिक्कत है। तो आर्टिकल 21A के अंदर क्या बताया गया, मोहिनी जैन केस और एक उन्नी कृष्णन केस, इन दोनों केस के अंदर क्या कहा गया कि राइट टू लाइफ, शिक्षा का अधिकार, सॉरी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये भी राइट टू लाइफ के अंदर शामिल होना चाहिए। इस वजह से एक आर्टिकल 21 क्या जोड़ दिया, कौन से संविधान संशोधन से, 86वें संविधान संशोधन से। तो आर्टिकल 21 के बाद क्या आता है, आर्टिकल 21A, कौन से संविधान संशोधन से, 86वें संविधान संशोधन 2002 से। कौन से केस की वजह से आया, एक तो था मोहिनी जैन केस और एक था उन्नी कृष्णन केस। इन दो केसेस की वजह से 1992 का 96 का केस था और उसके बाद 86वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 21A जोड़ दिया और 86वां संविधान संशोधन 2002 राइट टू एजुकेशन जो वो जोड़ दिया। और फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया, जिसको RTE कहते हैं अपन। 2009 के अंदर एक एक्ट बनाया गया RTE, राइट टू एजुकेशन। और ये जो राइट टू एजुकेशन है, इसके तहत कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। किनको, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। कौन से में कहा गया, आर्टिकल 21A में। कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन से, ठीक है। अब अपन चलते हैं आर्टिकल 22 की तरफ। आर्टिकल 22 में जो अधिकार दिए गए वो गिरफ्तारी से बचने के अधिकार है। क्या क्या अधिकार दिए गए, देखो एक व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचने के लिए 3 अधिकार दिए गए। पहला, कि उसे वकील से परामर्श करने का अधिकार है, कि वो अपने एडवोकेट से बात करेगा, एडवोकेट से बातचीत करेगा, परामर्श लेगा गिरफ्तारी के समय में, और पुलिस इस चीज से मना नहीं कर सकती। दूसरी बात, कारण जानने का अधिकार, उसे क्यों गिरफ्तार किया गया वो कारण जानने का अधिकार है। और तीसरी बात, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जो पेश किया जाएगा। भाई ऐसा ना हो ना कि पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली, उसके बाद में पुलिस खुद ही रिमांड पर ले रही है। पहले कोर्ट से तो पूछ लो भी इसकी गिरफ्तारी जायज है कि नहीं है। तो क्या कहा गया, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। हालांकि आपकी पुलिस वालों से यदि दुश्मनी हो तो वो शुक्रवार को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार और संडे को कोर्ट की छुट्टी होती है। तो अपराध यदि कभी करना भी पड़ जाए तो छुट्टी से 2-4 दिन पहले मत करना, क्योंकि फिर जमानत नहीं होती है। तो वकील से परामर्श का अधिकार, कारण जानने का अधिकार और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार, और यात्रा का समय जो इसके अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये 3 अधिकार किसी भी व्यक्ति को दिए गए। कौन कौन से, वकील से परामर्श, कारण जानने का अधिकार और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। लेकिन ये जो अधिकार है वो 2 लोगों को प्राप्त नहीं है। अधिकार कितने दिए गए, 3। कौन कौन से, वकील से परामर्श, दूसरा क्या, कारण जानने का अधिकार, तीसरा क्या, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। लेकिन ये 2 लोगों को नहीं है। किन लोगों को नहीं है, एक तो जो शत्रु देश का नागरिक है, किसे नहीं है, जो शत्रु देश का नागरिक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई शत्रु देश है क्या अपना वर्तमान में, पाकिस्तान नहीं, हमारा ऑफिशियली कोई भी शत्रु देश नहीं है। तो शत्रु देश का कोई नागरिक है, उसे गिरफ्तार कर लिया, वो कहे रुको रुको मैं अपने अभी एडवोकेट से पूछ लूं, हाँ वकील साहब इन्होंने गिरफ्तार कर लिया ना, वो नहीं चलेगा। शत्रु देश का कोई नागरिक है तो वो नहीं होगा। दूसरा, जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया गया, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या, 2 लोगों को ये अधिकार नहीं, 3 अधिकार, ठीक है। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब हुआ कि संभावना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। देखो जो गिरफ्तारी है वो 2 प्रकार की होती है, एक जिसको अपन कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, एक जिसे अपन क्या कहते हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन, और एक जिसे अपन कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब यह है कि आपके ऊपर आरोप यह है कि आपने ये फलाना अपराध किया है, आपके ऊपर आरोप यह है कि आपने ये चोरी की है, ऐसा आपके ऊपर आरोप है। प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है, प्रिवेंटिव नाम से क्या पता लगता है भाई, अपन कहते हैं ना प्रिवेंटिव, यानी कि हेल्थ बुरा होने से पहले उसका बचाव कर लो, प्रिवेंटिव कर लो, यानी कि ये अपराध की संभावना के आधार पर है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि चोरी करने की संभावना है, हमें लग रहा है कि हमने आपको गिरफ्तार नहीं किया तो आप चोरी करोगे, इस आधार पर गिरफ्तार कर लेते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव। ये तो हमने दे दिया एक ऐसा एग्जाम्पल जो आपको लगे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे को गिरफ्तार करता है क्या। अब मैं इसके एग्जाम्पल को चेंज कर देता हूं, ये आपके ऊपर आरोप है कि आपने आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दिया है, ये तो क्या हो गया, प्यूनिटिव।
लेकिन मैं कहता हूं कि यदि आपको गिरफ्तार नहीं किया गया, हमें संभावना है कि आप आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दोगे। तो आपको कि मैंने दिया थोड़ी है, मैंने ऐसे कोई आतंकवादी गतिविधि की थोड़ी है, तो हम क्या कहेंगे, तो हम क्या वेट करें, इंतजार करें कि आप जब जब 2-4 लोगों को मार दोगे, आतंकवादी गतिविधि कर दोगे, तब गिरफ्तार करें आपको। इसलिए हम आपको पहले भी गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसी संभावना है। ऐसी संभावना के आधार पर गिरफ्तारी को अपन क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। ठीक है, नजरबंद भी कह देते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी कह देते हैं। इस तरीके से एक व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय में 3 अधिकार है, वकील से परामर्श का अधिकार, कारण जानने का अधिकार, और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। लेकिन 2 लोगों को यह अधिकार नहीं है। किन किन लोगों को, शत्रु देश के नागरिकों को और प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों को। लेकिन आप कहोगे देखो भाई, शत्रु देश वाला तो समझ में आता है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला, ये आपको नहीं लगता इसका तो मिसयूज हो सकता है। आपने आतंकवादी वाला एग्जाम्पल दे दिया, चलो यहां पर बात समझ में आ रही थी, लेकिन ऐसे हमारे विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर ले तो, जो भी रूलिंग पार्टी वो इसका मिसयूज करने लग जाए तो, जो कि आपके 1975 में आपातकाल इमरजेंसी में हुआ, इमरजेंसी में लोगों को गिरफ्तार किया गया, किस आधार पर, इसी आधार पर तो किया गया। इसलिए इनको कुछ तो अधिकार होने चाहिए, तो इनको भी 3 अधिकार दिए गए हैं। तो वैसे तो ये अधिकार 2 लोगों को नहीं है, पर इनको कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए। क्या, इनको भी कारण जानने का अधिकार है। आपको के कारण जानने का अधिकार तो यहां पर भी था, तो यहां पर था, लेकिन यहां पर एक बात एक्स्ट्रा लिखी गई है कि उन्हें जनहित में मना भी किया जा सकता है। यदि सरकार को लगे कि इसको नहीं बताना तो मना किया जा सकता है, हालांकि उसका अधिकार है। दूसरा क्या, उसे कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। और तीसरा क्या, 3 महीने से उसे अधिक गिरफ्तार या डिटेंशन में नहीं रखा जाएगा। आपको लेकिन जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने इनको 6-6 महीने रखा था, तो 3 महीने से अधिक डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। यदि इससे अधिक में रखना है तो फिर हाई कोर्ट की अध्यक्षता में एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, सलाहकारी बोर्ड बनेगा, तभी रखा जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 24 के अंदर क्या क्या बातें हैं, तो हमने कहा सबसे पहले 3 लोगों को, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय में 3 अधिकार दिए। कौन कौन से, एक तो कारण जानने का अधिकार, वकील से परामर्श का अधिकार, और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। लेकिन 2 लोगों को नहीं है। किन किन लोगों को, शत्रु देश के नागरिकों को और प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों को यह अधिकार नहीं है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों को 3 अधिकार तो दिए गए हैं। कौन से, कारण जानने का अधिकार, हालांकि जनहित में बताने से मना किया जा सकता है, और दूसरा अपील करने का अधिकार, और तीसरा 3 महीने से अधिक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यदि करते हैं तो फिर हाई कोर्ट की अध्यक्षता में क्या बनेगा, एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, तभी किया जा सकता है। ठीक है, अब एक लास्ट बात और जानने लायक की है कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला है, ये ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इसके लिए पहले कानून बनाना पड़ेगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अलग से कुछ कानून बनाने पड़ते हैं, उसके आधार पर होता है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कानून कौन कौन बना सकता है, तो कुछ मामलों में तो पार्लियामेंट बना सकती है, और कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कानून बनाया जा सकता है। कुछ मामले हैं जिसमें पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जाएगा, और कुछ मामले हैं जिसमें पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, अब वो कौन से हैं अलग अलग, तो वो पढ़ लेना। ये अपन ने बात की आर्टिकल 19 से 22 की, और हमने कौन सा अधिकार खत्म कर लिया, स्वतंत्रता का अधिकार। अब अपन चलते हैं अगले अधिकार पर, आर्टिकल 23-24, जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ज्यादा नहीं बचे, थोड़े ही बचे। फंडामेंटल राइट में टाइम लगता है, देखो। देवी देवी लेन सोनू, ये कौन है? इन्होंने कहा जल्दी करो सर, मुझे कहीं जाना है। तो जाऊं ना, रोका किसने? मैंने को रोक रखा है, और मेरे कहने से तुम कौन से रुकते हो? हैं? चलो भाई, आगे करते हैं अपन आर्टिकल 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो 2 अधिकार दिए गए आर्टिकल 23 में और आर्टिकल 24 में। पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल 23 की। आर्टिकल 23 के अंदर यहां पर कहा गया, एक तो मानव तस्करी नहीं करनी, एक बलात्श्रम के खिलाफ अधिकार है, और एक बेगार के खिलाफ।
पहले बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी। मानव तस्करी में यहां पर 4 चीजें ली गई है। कौन कौन सी 4 चीजें? एक वेश्यावृत्ति, दूसरी दास प्रथा, तीसरी खरीद प्रथा और चौथा देवदासी। इन 4 चीजों से मना किया गया। उसके बाद बलात्श्रम। बलात्श्रम फोर्स्ड लेबर क्या होता है कि किसी की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य जो वो करवाना, किसी की इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। जैसे कि बहुत सारे लोग जो वो केवल घर वालों के कहने की वजह से आरएस की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपके साथ बलात्श्रम हो रहा है क्या? क्या आपको घर वाले बलात्श्रम करवा रहे हैं क्या? जबरदस्ती पढ़ाई करवा रहे हैं क्या? तो ये क्या कहलाएगा? बलात्श्रम। और एक क्या होता है? बेगार। बेगार मतलब कि बिना किसी पैसे के जो काम करवाना। जो ऐसे जो बड़े भाइयों ने अपनी छोटी बहनों से 11वीं 12वीं की जो फाइलें बनवाई है, वो क्या करवाया है? बेगार करवाई है। वो क्या करवाई है? बेगार करवाई है। जिसका देखो कहा जाता है कि कर्मों का फल यही मिलता है, जिसका भुगतान आपको करके जाना इसी जीवन के अंदर यहीं पर, और ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। वो जो आपको बाद में स्कूटी पर किसी को यहाँ किसी को वहां छोड़ के आना होता है ना, वो भी आपसे क्या करवाई जाती है? बेगारी करवाई जाती है। ठीक है, तो भुगतान यही करके जाना है। तो अपन ने क्या कहा? मानव तस्करी से मना कर दिया, दूसरा क्या? बलात्श्रम से मना कर दिया, और तीसरा क्या? बेगार, यानी कि बिना पैसे के काम नहीं करवाना। इन 3 चीजों से मना किया गया है। और इन सब चीजों को लागू करने के लिए बनाए गए हैं अलग अलग कानून। किन किन चीजों से मना किया गया? मानव तस्करी, बलात्श्रम और तीसरा क्या? बेगार। लेकिन अब बात यह आती है कि क्या सरकार बेगार करवा सकती है? क्या सरकार हमसे कोई एक ऐसा कंपलसरी सर्विस लागू कर सकती है क्या? तो आंसर आता है सर बिल्कुल। सरकार के द्वारा जनहित के अंदर, स्टेट के द्वारा जनहित के अंदर किसी पब्लिक सर्विस को लागू करवाया जा सकता है, और सरकार ऐसी चीज के लिए वेतन देने के लिए भी बाध्य नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर कि अचानक से युद्ध शुरू हो गया और सरकार कहे कि सैनिकों की कमी पड़ रही है, कि जितने भी ये युवा हैं आ जाओ फटाफट बॉर्डर की तरफ, तो क्या आपको जाना पड़ेगा? बिल्कुल जाना पड़ सकता है। सरकार कहे कि स्वच्छ भारत मिशन शुरू कर रहे हैं, सुबह सुबह 6 बजे रेलवे स्टेशन पे आ जाना और बिना सेल्फी खिंचवाए आपको 1 घंटे तक सफाई करनी है। जाना पड़ सकता है, बिना वेतन दिए सरकार ये काम करवा सकती है। तो आपके ऊपर कंपलसरी सर्विस लागू कर सकती है जनहित में, और इसके लिए वेतन देने के लिए भी बाध्य नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर सरकार 4 चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। आर्टिकल 15 में क्या था? 5 के आधार। 16 में क्या था? 7 के आधार पर। आर्टिकल 23 में जो क्या क्या कहा गया है? 4 चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। किन किन के आधार पर? रिलीजन, रेस और कास्ट। ये 3 तो वही है। रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, रेस के आधार पर नहीं करेंगे, कास्ट के। उसके बाद अगला कहा गया क्लास के आधार पर, वर्ग के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर, कि सफाई अभियान के अंदर अमीर आप तो बैठे रहना, आप मत आना, ऐसा नहीं करेंगे। क्लास के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज आप देखोगे यहां पर साइलेंटली 2 शब्द हटा लिए गए। कौन सा? एक तो जन्म स्थान और एक लिंग, यानी कि महिला पुरुष के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? मान लो युद्ध छिड़ गया और वहां पर कहे कि पुरुषों को आना है, कैसा ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पुरुष कहते नहीं ये तो भेदभाव है, सबको बुलाओ, ना ना ना, यहां पर भेदभाव हो सकता है। यहां पर भेदभाव करने से सिर्फ 4 चीजों से मना किया गया। या फिर मान लो कि अपना बीकानेर वाला बॉर्डर है, वहां पर युद्ध हो जाए और अपन कहें कि बीकानेर के आसपास के जितने भी लोग हैं उन सबको आना है, तमिलनाडु वाले कहें कि भाई हमें भी बुलाओ, तो वो हो सकता है भेदभाव। जन्म स्थान के आधार पर और जेंडर बेसिस पर भेदभाव हो सकता है, सिर्फ 4 चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। अभी एक केस था, पुराना केस है 1983 का, दीना वर्सेस भारत संघ। उसमें कहा गया कि कैदियों को जो काम करवाया जाता है ना, मूवी के अंदर देखा होगा पत्थर तोड़वाना और ये सब काम करवाया जाता है, उसको वो क्या अनिवार्य सेवा है करना, उसके बदले में पैसा देना पड़ता है, वो अनिवार्य सेवा में नहीं आता। तो कैदियों को काम के बदले क्या करना पड़ेगा? उचित मजदूरी देनी पड़ेगी। कौन से केस में कहा गया? दीना वर्सेस भारत संघ केस 1983। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 23 के अंदर। एक और केस भी है ये निर्जा चौधरी, अच्छा ये 24 में आता है, सॉरी। तो आर्टिकल 23 के अंदर ये सब बातें हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है? बाल श्रम, चाइल्ड लेबर जो वो नहीं करवाना। किस चीज से मना करता है? बाल श्रम से मना करता है, चाइल्ड लेबर से मना करता है, फैक्ट्री और इन सब चीजों के अंदर बाल श्रम नहीं करवाना। अब इसके लिए डिफाइन करने के लिए डिटेल में कौन सा आर्टिकल है, सॉरी कौन सा एक्ट है, तो वो 2016 का एक्ट है। उस 2016 के एक्ट में कहा गया है 14 वर्ष तक के बच्चे हैं तो किसी भी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी में नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष तक के बच्चे हैं तो किसी भी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी में नहीं लगाया जाएगा, और 14 से 18 वर्ष तक के हैं तो खतरनाक कार्यों में नहीं लगाए जाएंगे। बाकी कमर्शियल एक्टिविटी में लगाए जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल चाय के ढाबे पर लगाया जा सकता है। 14 साल से कम का है तो नहीं लगाएंगे, 14 से 18 का है लगा सकता है। तो फिर कहां नहीं लगाएंगे? खतरनाक कार्यों में। खतरनाक कार्य मतलब माइनिंग, खनन का काम, या फिर जो ये कोई पटाखे वगैरह बनाने का काम, इन सब चीजों के अंदर नहीं लगाएंगे।
उसके बाद में अभी एक जजमेंट था, कौन सा, नीरजा चौधरी वर्सेस मध्य प्रदेश सरकार। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल बाल श्रम रोक दिया इतना सफिशिएंट नहीं है, इनका रिहेबिलिटेशन भी करना पड़ेगा, इनका पुनर्वास भी करना पड़ेगा, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। कौन से केस में कहा गया? नीरजा चौधरी वर्सेस मध्य प्रदेश सरकार 1984। तो आर्टिकल 24 के अंदर हमने क्या कहा? बाल श्रम नहीं करवाना। बाल श्रम के लिए एक्ट कौन सा है? 2016 का। और इसके लिए नीरजा चौधरी केस में क्या कहा? सिर्फ बाल श्रम रोक दिया उससे काम नहीं चलेगा, रिहेबिलिटेशन भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात कही गई आर्टिकल 24 के अंदर। तो हमने आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के बारे में पढ़ लिया डिटेल के अंदर कि क्या क्या चीजें हैं। अब चलते हैं आर्टिकल 25 से 28। क्या है 25 से 28 के अंदर? तो उसमें बताया गया आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। उसमें सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 में कहा गया कि व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का, उसका प्रचार प्रसार करने का और उसका आचरण करने का अधिकार दिया गया है ना, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट द रिलीजन। व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का, प्रचार प्रसार करने का और उसका आचरण करने का अधिकार दिया गया। और व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से किसी धर्म को माने या ना माने वो भी अधिकार दिया गया है। ओवरऑल आर्टिकल 25 क्या कहता है? व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि वो कहता है मैं तो धर्म मानता ही नहीं, मत मानो। कोई मानता है तो धर्म को मानने का, आचरण करने का और प्रचार प्रसार का, तीनों का अधिकार जो यहां पर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानना, आचरण करना और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, ये अधिकार दिए गए। सुनने में 4 ही शब्द है, फिर से बताओ आर्टिकल 25 में कौन कौन से हैं? अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानना, आचरण करना और प्रचार प्रसार। सुनने में 4 ही शब्द है, लेकिन आज के समय में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे बड़े केसेस में आधे तो यही है। ठीक है, कैसे हैं वो अपन फिर डिटेल में कभी बात करेंगे, तब बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो आर्टिकल 25 है इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं, उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। क्या? फंडामेंटल राइट के आधार पर रोक लगाई जा सकती है, अदर फंडामेंटल राइट। क्या आपने कह दिया हम धर्म को कैसे भी माने, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश नहीं देंगे, तो कह दिया जाएगा ना सर, अदर फंडामेंटल राइट, दूसरे मौलिक अधिकार भी तो प्रभावित हो रहे हैं, इससे समानता का अधिकार भी तो प्रभावित हो रहा है, इसके आधार पर आप ये रोक नहीं लगा सकते। मानने का अधिकार होगा लेकिन दूसरे फंडामेंटल राइट प्रभावित नहीं होने चाहिए। उसके बाद मॉरलिटी, हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर। आप कह दो कि धर्म का मानने का अधिकार है, कोविड समय में भी हम तो मंदिर जाएंगे या हम तो मस्जिद जाएंगे, तो सरकार कह देगी ना, आपको आर्टिकल 25 है लेकिन पब्लिक ऑर्डर के आधार पर रोक लगाई जा सकती है, हेल्थ के आधार पर, मॉरलिटी के आधार पर रोक लगाई जा सकती है। तो आर्टिकल 25 में 4 तो अधिकार दिए गए, 4 रिस्ट्रिक्शंस है। कौन कौन से अधिकार है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, धर्म को मानना, आचरण करना और प्रचार प्रसार। लेकिन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं 4। कौन कौन सी? अदर फंडामेंटल राइट, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 26। कौन से पे आते हैं? आर्टिकल 26 पर आते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचे में शामिल कर दिया। ये मैंने आपको प्रेमबल में बता दिया था कि जो बम्बई वाला, जो एसआर बम्बई वाला केस था, उसमें कहा कि सेकुलरिज्म जो है वो किसका भाग है? तो पंथ आपके मूल ढांचे का भाग है। उसके बाद आगे चलते हैं आर्टिकल 26। आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, कौन सी, डेली डीप डाइव की कोई वीडियो थी जिसमें आर्टिकल 26 पर डिटेल में चर्चा हुई थी। हाँ, वक्फ बोर्ड वाला, वक्फ बोर्ड वाली जो वीडियो है उसमें आर्टिकल 26 को मैंने एक्सप्लेन किया था। उसमें क्या कहा था कि एक तो धार्मिक संप्रदाय बनाने का अधिकार है। ये जो आर्टिकल 25 है, एक बात और नोट कर लेना, आर्टिकल 25 जो है वो व्यक्तिगत अधिकार है, इंडिविजुअल को दिया गया अधिकार है, एक एक व्यक्ति को धर्म को मानने का अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 26 जो है वो एक सामूहिक अधिकार है। 26 कैसा अधिकार है? सामूहिक, पूरे धर्म को अपने लिए एक ट्रस्ट बनाने का अधिकार। जैसे मान लो कि भाई सालासर बालाजी मंदिर है तो उसके लिए एक ट्रस्ट बना हुआ है, वो ट्रस्ट उसको चलाता है। खाटू श्याम मंदिर है तो एक ट्रस्ट बना हुआ है। ठीक है, मस्जिदें हैं तो ट्रस्ट बने हुए हैं, गुरुद्वारे हैं तो एसजीपीसी नाम की संस्था बनी हुई है। तो इस तरीके से आपको धार्मिक संप्रदाय या ट्रस्ट बनाने का अधिकार दिया गया। और ये जो ट्रस्ट होगा ये किसी प्रकार की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी रख सकता है। वो जो ट्रस्ट है, वो जो गुरुद्वारा है उसके पास प्रॉपर्टी है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये सारा काम होगा किस दायरे में? विधि के दायरे में। आप कहोगे कि हमारे ऊपर कोई टैक्स मत लगाओ क्योंकि हम तो धर्म का काम कर रहे हैं, तो सर कर रहे हो, ठीक बात है, लेकिन विधि के दायरे में होगा। हाँ, हम छूट दे सकते हैं लेकिन आपका अधिकार नहीं है, विधि के दायरे के अंदर होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा? धार्मिक संप्रदाय, चल अचल संपत्ति और विधि के दायरे में। तो ये कौन से बताई गई है? आर्टिकल 26 के अंदर बताए गए हैं। तो बता दो एक बार 25 में क्या क्या अधिकार थे? अंतःकरण की स्वतंत्रता, मानना, आचरण करना, प्रचार प्रसार। कौन कौन सी रोक थी? अदर फंडामेंटल राइट, मॉरलिटी, हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर। 26 के अंदर क्या बताया गया?
26 में एक तो हमने कहा कि धार्मिक ट्रस्ट बनाने का अधिकार, उस धार्मिक ट्रस्ट को चलाने का संचालन का अधिकार, उसके पास मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी रखने का अधिकार, और उसके पास में क्या, ये सब होगा कैसे, विधि के दायरे के अंदर होगा। उसके बाद इसमें यहां पर कितने रेस्ट्रिक्शंस थे, 4, यहां पर बच जाएंगे 3। कौन सा, ये हट जाएगा, बाकी 3 वही है, मॉरलिटी, हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर, ये 3 रेस्ट्रिक्शंस यहां पर भी है। उसके बाद आता है सर आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 27 कहता है किसी धर्म विशेष के ऊपर और किसी धर्म विशेष के लिए कर नहीं लगाया जाएगा। क्या पहले की जैसे जजिया कर लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। क्या ऐसा कोई कर लगाया जा सकता है क्या कि एक हम टैक्स लगा रहे हैं, किसी एक धर्म पर नहीं लगा रहे, सब पर लगा रहे हैं। मान लिया कि पेट्रोल खरीद रहे हो, उसके ऊपर 1 रुपए का एक्स्ट्रा सेस लगा दिया, लेकिन ये जो पैसा इकट्ठा होगा इसको हम राम मंदिर के लिए यूज करेंगे, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ना तो किसी धर्म पर कर लगा सकते, ना ही किसी धर्म के लिए कर लगा सकते। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 27। हालांकि ध्यान रखना, किसी धार्मिक स्थान पर शुल्क लिया जा सकता है, फीस ली जा सकती है। फीस क्या होता है, फीस किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मंदिर में जाओ, सरकार के कंट्रोल में है, वहां पर गाड़ी पार्किंग में लगाओ और आपसे 50 रुपए चार्ज करें, आप कह दो ना पहले मना किया था, टैक्स नहीं लगा सकते, आर्टिकल 27 मना किया हुआ है। भाई ये टैक्स नहीं है, ये सर्विस है, गाड़ी पार्किंग नहीं करनी मत करो। तो ये इस प्रकार की सेकुलर एक्टिविटी के लिए पैसा आपसे लिया जा सकता है, लेकिन किस रूप में, फीस के रूप में। उसके बाद आता है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 28 में कहा गया है धार्मिक कक्षा में उपस्थिति के बारे में, यानी कि किसी प्रकार की ऐसी एजुकेशन जहां पर रिलीजियस एजुकेशन दी जा रही है, उसके बारे में क्या कहा गया। उसमें कहा गया जो सरकारी स्कूल है वहां पर किसी भी प्रकार की रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जा सकती। किसी प्रकार का सरकारी स्कूल है, वहां किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यदि कोई ऐसा संस्था है जो कि धार्मिक संप्रदाय के लिए ही बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल संस्कृत विद्यालय है या फिर मदरसे हैं, तो वो बने ही धर्म के लिए हुए हैं, तो यहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो कौन से में नहीं दी जा सकती, सरकारी में, धार्मिक संप्रदाय में दी जा सकती है। और तीसरा आता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन ये गेट बंद कर दो, किसी को बाहर नहीं जाने देना, ऐसी बात हम नहीं कर सकते, यानी कि बाध्य नहीं कर सकते। धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन हम आपको बुला के यहां पर प्रवचन देने लग जाएं और आपको बाहर भी ना जाने दें, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन क्या नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। और यहां पर हमने क्या देखा, सरकारी में धार्मिक शिक्षा दी नहीं जा सकती, और धार्मिक संप्रदाय वाले में क्या देखा, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो ये तीनों के अंदर अंतर हो गया। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 28। तो इस तरीके से हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ लिया, आर्टिकल 28। आगे चलते हैं, आर्टिकल 29 और 30 की बात करते हैं। कौन सी की बात करते हैं, 29 और 30। 29 और 30 में क्या बताया गया है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। 29 और 30 के अंदर क्या बताया गया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, तो क्या क्या बताया गया, सबसे पहले तो यहां पर बात आती है आर्टिकल 29 और 30 मेनली किसके लिए है, माइनॉरिटी के लिए। किसके लिए, माइनॉरिटी के लिए। सबसे पहली बात आती है माइनॉरिटी कौन होता है, माइनॉरिटी कहें किसे, अल्पसंख्यक कहें किसे। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसे डिफाइन नहीं किया गया, हमारे संविधान के अंदर माइनॉरिटी शब्द को डिफाइन नहीं किया गया। तो कहीं तो किया गया होगा, तो सर डिफाइन कहीं भी नहीं किया गया है। बस ये बताया गया है कि 2 प्रकार के अल्पसंख्यक होते हैं, एक तो धार्मिक और एक भाषाई, एक जिनके धर्म के लोग कम हैं और एक जिनकी भाषा के लोग कम हैं। तो हमारा संविधान कितने प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात करता है, कितने प्रकार के, 2। कौन कौन से, धार्मिक और भाषाई। लेकिन संविधान में इसे डिफाइन नहीं किया गया। तो कहीं तो डिफाइन किया गया होगा। तो सर धार्मिक अल्पसंख्यक को बताने के लिए एक एक्ट बना हुआ है 1992 के अंदर, नेशनल माइनॉरिटी एक्ट। कौन सा एक्ट बना हुआ है, 1992 का नेशनल माइनॉरिटी एक्ट। उस एक्ट में क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, पारसी और बौद्ध, ये 6 धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। कितने धर्मों को, 6 धर्मों को। कौन कौन से, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी।
क्या हिंदुओं को है क्या? नहीं है। और कौन से बचते हैं? मेनली यही अपने तो इनको जो वो दर्जा दिया गया 6 धर्मों को। कौन से एक्ट के तहत? नेशनल माइनॉरिटी एक्ट 1992। क्या संविधान में 6 बताए गए हैं क्या? नहीं बताए गए। तो फिर कहां बताए गए? तो वो बताए गए आपके इस एक्ट के अंदर। बात क्लियर है? तो सबसे पहले तो हमने बात कर ली कि माइनॉरिटी होता क्या है। अब आते हैं अपन इस अधिकार पर, आर्टिकल 29 और 30 पर। इसमें दो चीजें हैं, एक तो है आर्टिकल 29 और एक है आपके आर्टिकल 30। दोनों में देखो अंतर है। आर्टिकल 29 जो है वो संस्कृति के लिए है और आर्टिकल 30 जो है वो शिक्षा के लिए है। इसकी हेडिंग ही क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो आर्टिकल 29 किसके लिए है? संस्कृति के लिए। और 30 किसके लिए है? शिक्षा के लिए। एक और बात ध्यान रखना, आर्टिकल 29 जो है वो सबके लिए है। सबके लिए मतलब माइनॉरिटी हो भले ही वो फिर बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक के लिए भी है और बहुसंख्यक के लिए भी है, सबके लिए है। लेकिन आर्टिकल 30 जो है वो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है। आर्टिकल 30 जो है वो सिर्फ किसके लिए है? माइनॉरिटी के लिए, वो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के लिए नहीं है। कैसे? तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 बहुत सिंपल सी बात कहता है। आर्टिकल 29 कहता है अपनी लिपि, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति काम कर सकता है। अपनी लिपि, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है। इसके अलावा इसमें कोई ज्यादा कोई बड़े प्रोविजन नहीं किए गए। और ये सबके लिए है, भले ही वो माइनॉरिटी का हो, भले ही वो बहुसंख्यक हो। बहुसंख्यक मतलब कि जैसे मान लो हिंदू हो गए, सबके लिए है। ठीक है, केवल क्या करना है? अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति की रक्षा कर सकता है व्यक्ति। जबकि आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 पहली बात सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है। दूसरी बात, आर्टिकल 30 कहता है कि अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने का अधिकार दिया गया। माइनॉरिटी वर्ग को अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने का अधिकार दिया गया है। आपको याद है आर्टिकल 15(5) पढ़ा था अपन ने? उसमें हमने कहा था कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पर एडमिशन में आरक्षण होगा, निजी के अंदर भी होगा, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं होगा। ठीक है, तो वही बात बस यहां पर की गई है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो वो रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। कौन से में? जो माइनॉरिटी के लिए बने हुए पर्टिकुलर। और माइनॉरिटी को यहां पर अपने लिए अलग से शैक्षणिक संस्थान, कॉलेज, स्कूल ये सब बनाने का अधिकार दिया गया। और सरकार यदि फंडिंग भी देती है तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। सरकार फंडिंग के अंदर क्या नहीं करेगी? किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। एक सामान्य स्कूल को जितनी फंडिंग दे रही है वो इनको भी देगी। ये आर्टिकल 30 के अंदर बात की है। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है वो किसको लेकर है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आगे चलते हैं आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 जो है वो किसके बारे में बताता है? राइट टू प्रॉपर्टी। बहुत देर होगी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, एक काम करते हैं क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मुझे आप बता दो कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट, बी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सी लीगल राइट, डी बी और सी दोनों। क्या होगा सही आंसर? कमेंट सेक्शन में बताओ। राइट टू प्रॉपर्टी कैसा अधिकार है? पहला फंडामेंटल राइट, बी ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सी ऑप्शन लीगल राइट और डी ऑप्शन बी और सी दोनों। ये तो गलत है, ये तो सबको पता है। बिल्कुल, बी भी सही है, सी भी सही है, यानी कि आंसर क्या हो गया? डी हो गया कि लीगल राइट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। कैसे? तो भाई ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसे कहते हैं? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ है। तो हम कह रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी पहले कहां था? आर्टिकल 31 में भी था और 19(1)(f) में भी था, लेकिन इसे यहां से हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन से? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसे हटा दिया गया। हटा के कहां रख दिया गया? तो इसे हटा के रख दिया आर्टिकल 300A के अंदर। भारत के संविधान के कौन से भाग में? भाग 12 में। देखो ये बात लगभग सबको याद रहती है कि कौन से आर्टिकल में रखा? 300A में। किसी दिन वो कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे कि कौन से भाग में रखा है, तो ध्यान रखना भाग 12 में। आर्टिकल 300A भाग 12 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को जो वो रख दिया गया। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो हुआ, लेकिन इसके लिए कानून भी बने हुए हैं, तो ये क्या हो गया? लीगल राइट।
जिसके लिए कोई कानून बनता है वो लीगल राइट होता है। इस तरीके से आंसर क्या हो गया, डी, यानी कि दोनों है इसके अंदर। ठीक है, तो आर्टिकल 31 के बारे में हमने बात की, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि पहले क्या था, एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब इसे क्या बना दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है। और कौन से आर्टिकल में रख दिया है, आर्टिकल 300A के अंदर। कौन से संविधान संशोधन से, 44वें संविधान संशोधन से। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली आर्टिकल 31 तक की। अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल 32, जिसके बारे में अपन थोड़ी देर ब्रेक के बाद बात जो वो कर लेंगे। वैसे भी 2 घंटे हो गए, थोड़ी देर का ब्रेक ले लेते हैं। कितने देर का ब्रेक लें बताओ, खाना वाना खाओगे, आधे घंटे का ब्रेक तो ले लेते हैं, आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं। अब अपन मिल लेंगे 8:45 पर।